कैश फ्लो। अब देखिए, जब हम कैश फ्लो बनाते हैं सोर्स के तौर पे, मैंने ये बात बहुत दफा आपको बताई है, एग्जामिनर आपको क्या ट्रांजेक्शन देगा, सोर्स के तौर पे क्या प्रोवाइड करेगा, 2 इयर्स की कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सोफअप देगा 2 साल की कंपैरेटिव, 2 कॉलम होंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन सोफअप की, और एक करंट ईयर की। उसके साथ अगर वो चाहे एग्जामिनर तो करंट ईयर की सॉसी भी आपको दे सकता है। थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाता है, लेकिन अक्सर आई कैप सॉसी आपको प्रोवाइड नहीं करता। सॉसी की मिसिंग फिगर्स आप एडजस्टमेंट पढ़ के कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा सॉसी और सोफअप पे भी बात करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे शुरू में मैंने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तो नाम ही काफी है। एक हम ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो हमने देख रहे हैं। 1 रुपया भी अगर आपने किसी को पे किया है तो वो आपको इस साल के कैश फ्लो में दिखाना होगा, अदरवाइज आपका कैश फ्लो टैली नहीं होगा। कैश फ्लो आखिर में टैली हो जाता है। यानी हम ये करते हैं, पूरे साल में जितना भी कैश आया या कैश गया उसका एंड रिजल्ट निकाल के ओपनिंग कैश में ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर एंडिंग कैश से क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। बेसिकली ड्यूरिंग द ईयर कैश आ भी रहा होता है और कैश जा भी रहा होता है। हर एक सवाल जहन में आ सकता है कि सर कैश का इनफ्लोज भी हो रहे और कैश के आउटफ्लोज भी हो रहे। याद रखना, कैश फ्लो का ताल्लुक सिर्फ कैश से है, इसका ताल्लुक अप्रूवल से नहीं है। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं अगर 2024 में रहते हुए 2023 का कोई एक्सपेंस पे करूंगा, वो भी मुझे 2024 के कैश फ्लो में दिखाना होगा। 2024 में रहते हुए क्या हम 2023 का कोई एक्सपेंस पे कर सकते हैं, यस और नो? पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है पॉसिबल। हम 2024 में 2023 का कोई एक्सपेंस पे नहीं कर सकते। कर सकते, पिछले साल उसको एक्रू किया होगा, एक्सपेंस डेबिट पेबल, पे तो अगले साल किया होगा। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, टीएसए ने अपने इंप्लॉय को अगर सैलरी अभी मई में दी है, तो क्या वो मई की सैलरी दी है? कौन से महीने की दी है? अप्रैल की सैलरी मई में पे हुई। तो भाई बात ये है, हम कैश फ्लो जब बनाते हैं उस पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो हमने पे किया है, अगर हम 2024 का कैश फ्लो बना रहे हैं, चाहे हमने वो 2023 के पैसे पे किए हो, चाहे वो हमने 2024 के पे किए हो, या चाहे हमने 2025 के पे किए हो, वो 2024 के कैश फ्लो में जाएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 2023 में हूं, सॉरी 2024 में हूं अभी, अगर मैं 2023 का कोई एक्सपेंस पे करता हूं, क्या डबल एंट्री बनाऊंगा? गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। किसने बोला ये रॉन्ग आंसर? यार आप तो माशाल्लाह पढ़कर आए, पीआरसी 4 भी पढ़ा है ना आपने, पेपर भी दिया है। देखिए थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में अच्छे रखिए। पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, मैंने क्या बोला, 2024 में रहते हुए कौन से ईयर का एक्सपेंस पे कर रहा हूं? 2023 का। इसका मतलब है वो एक्सपेंस 2023 में पे हुआ था या नहीं हुआ था? तो मैंने 2023 में ड्यू बट नॉट पेड की एंट्री बनाई होगी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल। लेकिन जब पे करने जाऊंगा 2024 में रहते हुए, तो मैं डबल एंट्री बनाऊंगा, पेएबल डेबिट और कैश। क्या ये 2023 के कैश फ्लो में आउटफ्लो के तौर पे जाएगा, यस और नो? बिल्कुल जाएगा। अगर मैं 2024 में रहते हुए 2024 का अपना कोई कैश पे करूं या रिसीव करूं, फॉर एग्जांपल पे करूंगा, तो क्या डबल एंट्री बनाऊंगा? एक्सपेंस डेबिट। अब मैं एक्सपेंस डेबिट बोलूंगा, एक्सपेंस क्यों डेबिट बोलूंगा? ये इसी साल का एक्सपेंस है और कैश को क्रेडिट करूंगा। क्या ये मेरे 2024 के
कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब आपने गौर से सुनना है, सही आंसर आप ही देंगे इंशाल्लाह। 2023 में, सॉरी 24 में रहते हुए अब मैं कौन से ईयर का अमाउंट पे कर रहा हूं? 2025 का। इज इट पॉसिबल, यस और नो? पॉसिबल है। हाउ टू रिकॉर्ड दिस? प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, दिस इज बाय नेचर इज योर प्रीपेड। ये इस साल प्रीपेड है, आगे जाके एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट, याद रखना ये तीनों डबल एंट्रीज। वैसे तो मैंने सिर्फ कैश आउटफ्लो शो किया है, इसको मैं इनफ्लो में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी मैं आपको ये भी कह सकता हूं, क्या मैं 2024 में रहते हुए 2023 के पैसे रिसीव नहीं कर रहा होता? कर रहा होता हूं। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, क्या मैं 2024 में रहते हुए 2024 के अपने बहुत सारे अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं कर रहा होता? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, वो इसी साल की इनकम है। लेकिन मैं 2024 में रहते हुए 25, 26, 27 के भी एडवांस में पैसे रिसीव कर रहा होता हूं। कैश डेबिट, एडवांस क्रेडिट, अनएंड क्रेडिट। तो याद रखिएगा, एवरी कैश इनफ्लो एंड एवरी कैश आउटफ्लो हमें कहां शो करना होगा, अदरवाइज आपका कैश फ्लो टैली नहीं होगा। 1 रुपया भी अगर आपने किसी से लिया है या 1 रुपया भी अगर आपने किसी को दिया है, यू हैव टू शो। अब इसमें सवाल ये आता है, शायद आपके जहन में भी आ रहा हो, सर इतना बड़ा साल, इतने सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो सर कोई रास्ता है, कोई तरीका बताया गया है स्टैंडर्ड में कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, हम कैश फ्लो को बनाना शुरू कहां से करें? तो बिल्कुल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कैश फ्लो बनाने के लिए आपकी जिंदगी बड़ी सुकून में कर दी है। उसने बोला है आपकी बिजनेस की 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और इसी सीक्वेंस में कैश फ्लो बनाया जाता है। यही स्टैंडर्ड तरीका है, दुनिया भर की कंपनीज इसी को फॉलो करती है, स्टैंडर्ड का तरीका है। सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटीज का कैश फ्लो देखेंगे? ऑपरेटिंग। अब पहले तो आपको ये सिखाऊंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्या, फिर हम कौन सी एक्टिविटीज का कैश फ्लो देखेंगे, इन्वेस्टिंग, और फिर आखिर में कौन सी एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग। अभी टाइम का मैं लिखूंगा, मैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन मेरे पास मौजूद है, लिखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा स्टैंडर्ड कहता क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है। इन शॉर्ट बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी रूटीन ट्रांजेक्शन, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अब आपकी रूटीन ट्रांजेक्शन क्या होती है? सेल करना, परचेज करना, इंप्लॉय को सैलरी देना, टैक्स देना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करना, यूटिलिटीज के एक्सपेंस पे करना। ये क्या है? रूटीन ट्रांजेक्शन है, यस और नो? तो ये सारी कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग। तो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हो रही होती है। सेल करेंगे, कैश आएगा या नहीं आएगा? परचेज करेंगे तो कैश, यूटिलिटीज के बिल देंगे तो कैश। अब हम इसको निकाले कैसे, तलाश कैसे करें? कोई मसला नहीं है, आपके पास सॉसी मौजूद होती है सवाल में। अगर सॉसी मौजूद नहीं भी होती, सॉसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको दे देता है। अब आप देखो, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें कौन सी एक्टिविटी है? सेल कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सी है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नाम ही काफी है, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेट। इसका मतलब है ऑलमोस्ट जो आपकी सॉसी है ना पूरी की पूरी, तो कौन सी एक्टिविटी है? हाँ, ये तो ऑपरेटिंग है। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग, आईएस ने बड़ा किस्सा मुख्तसर कर दिया। आईएस ने कहा नॉन करंट एसेट को खरीदना और नॉन करंट एसेट को बेचना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज उसने और ऐड की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं करना या उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर देना। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, टीएसए ने ये फर्नीचर खरीदा है, इज दिस इन्वेस्टमेंट, यस और नो? ये व्हाइट बोर्ड लगाया, इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये रोजाना होती है।
क्या टीएसए रोजाना फर्नीचर खरीदता है? क्या टीएसए रोजाना व्हाइट बोर्ड लगाता है? लेकिन एडमिशन ऑनगोइंग चल रहे होते हैं, फैकल्टी को पैसे अलहमदुल्ला हर महीने देने पड़ते हैं, बिजली का बिल पे कर, ये टीएसए की कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग। लेकिन ये फर्नीचर खरीद लिया, अगर ये पुराना हो गया इसको बेच दिया, डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, कैश इनफ्लो होगा, खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा। अच्छा, इसी तरह अगर कोई कंपनी किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे यार। आउटफ्लो, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इसी तरह वो आपने शेयर जो खरीदे थे बेच दिए, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अब आप थोड़ा सा गौर करें, सर ने जुमला क्या कहा है? नॉन करंट एसेट को खरीदना, नॉन करंट एसेट को बेचना। आईएस के भी अल्फाज हैं, आईएस ने कोई बहुत लंबी कहानियां नहीं लिखी है, एक एक दो दो लाइन में इन चीजों को डिफाइन कर दिया है। तो नॉन करंट एसेट को खरीदना और नॉन करंट एसेट को बेचना, ये कौन सी एक्टिविटी है? अब मुझे बताओ, नॉन करंट एसेट क्या सोसी में होते हैं? कहां पर होते हैं? सोफअप में। तो इसका मतलब है सोफअप में जो नॉन करंट एसेट वाला एरिया, हम उसकी जो वैल्यूज टी अकाउंट से निकालेंगे, 2 साल की इंफॉर्मेशन होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा पहले कितने थे अब कितने हैं, और बीच में जो बेचे होंगे ना वो एडजस्टमेंट में लिख कर देगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अच्छा, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा सोफअप के बारे में बताऊं, करंट एसेट भी होते हैं, करंट एसेट में रिसीवेबल है, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? रिसीवेबल रूटीन है या नहीं? कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। इन्वेंट्री, वेरी गुड। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपका फाइनेंसर कौन है जिसको आप क्या देते हो? फाइनेंस कौन करता है आपको? एक तो शेयर होल्डर करता है, दूसरा डिबेंचर होल्डर, लॉन्ग टर्म लोन देता है। जब आप मार्केट में शेयर इश्यू करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इश्यू करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपके फाइनेंसर है, ये आपके। इसका मतलब है जो सोफअप पे इक्विटी पोर्शन है और सोफअप पे जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो कौन सा एरिया हो जाएगा? कौन सा एरिया हो जाएगा? तो आपके फाइनेंसर है, शेयर होल्डर भी फाइनेंसर है, लॉन्ग टर्म लोन वाला भी आपका। व्हाट अबाउट करंट लाइबिलिटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अकाउंट पेबल, टैक्स पेबल, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली आईएएस ने कहा है बस ये आप देख लो तो आपके लिए जिंदगी बड़ी सुकून में हो जाती है। और हम यही करेंगे हर सवाल में, पहले कौन सा पार्ट सॉल्व किया करेंगे, उसके बाद और उसके बाद। और आपको मैंने कल मजीद बता दूंगा, सामने सोफा पर रख के, सामने सॉसी रख के, ये एरिया ऑपरेटिंग है, ये एरिया इन्वेस्टिंग है, और ये एरिया डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, अल्फाज मैच करके आपको बता दूंगा। और हम कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आईएएस ने कहा है दिस और दिस, आपकी मर्जी है इसको ऑपरेटिंग में दिखाओ या फाइनेंसिंग, वो कल बताऊंगा। 2-3 चीजों के बारे में आईएएस ने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन वहां हम क्या करेंगे, कभी कभी आईके पे एग्जामिनर आपको इशारा देते थे कि आपको क्या करना है। कल इंशाल्लाह उससे बात होगी। थोड़ा सा भी डिस्कस किया, कुछ भी नहीं है, कल इंशाल्लाह दोबारा शुरू से पढ़ेंगे ये टॉपिक। विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ऑनलाइन आवाज आ रही है? ओके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, कल हमने बिल्कुल एक ब्रीफ छोटा सा 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, IS 7। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि IS 7 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपका कैश कहीं से आया जिसको आप कहते हैं इनफ्लोस, कैश कहीं आपने खर्च किया जिसको कहते हैं आउटफ्लोस, उसको आपने चेक करना है। और पूरे एक साल की
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है, क्योंकि तो मैंने आपको बोला था वन ऑफ दी रिक्वायरमेंट होती है IS-1 की। IS-1 की कितनी रिक्वायरमेंट, कंपोनेंट कितने होते हैं? 5। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बना कर आए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो दोनों भी हमने बनाई है जब हमने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया था। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बेसिकली जो आपका शेयर होल्डर इक्विटी का पोर्शन होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन भी होती है, तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी। देन चौथे नंबर पे क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। आप लोगों को याद होगा मैंने PSO के अकाउंट्स भी दिखाए थे। अगर आपने उस अकाउंट्स में भी पता नहीं उस वक्त नोट किया था या नहीं नोट किया था, तो अगर आप लोगों ने इस चीज को नोट नहीं किया था तो मैं एक बार फिर आपको ये बताता हूं कि ताकि आपको पता चले कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की वो क्या है। हर कंपनी की, आप किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको हम कंपनी की क्या बोलते हैं, कौन सी रिपोर्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी रिपोर्ट होती है? एनुअल रिपोर्ट। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे उसमें ये 5 चीजें मैंडेटरी होंगी। सोफप, सोपल, चेंजेस इन इक्विटी। चौथे नंबर पे क्या नजर आती है आपको? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और पांचवें नंबर पे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि वर्किंग नोट्स है, डिस्क्लोजर। अब आप देखिए दोबारा मैंने आपके सामने किसी वजह से PSO की क्या रखी, सबसे पहले नंबर पे क्या आई है? अगले पेज पे इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनी हुई थी, अगर आपको याद हो, ये देखें। उसके अगले पेज पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी, ये देखें, नजर आ रही है आपको? उसके अगले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगले पेज पे अब क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। पहले देखिए कौन सी एक्टिविटी दिखाई है इन्होंने, हेडिंग नजर आ रही है आप लोगों को? कौन सी? फिर कौन सी एक्टिविटी दिखाई है? फिर कौन सी दिखाई है? और आखिर में रिकंसाइल किया है। तो बहरहाल दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ IS-1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आए, कभी खोल के देखिएगा, लाजमी क्या बना हुआ होगा उसमें, इन रिपोर्ट्स के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ लोग तीसरे नंबर पे रखते हैं, कुछ लोग चौथे नंबर पे रखते हैं। लाजमी पहले नंबर पे हमेशा सोफब होगी, सेकंड पे सोपल, थर्ड या फोर्थ पे आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फिर आखिर में क्या होते हैं? नोट्स टू दी अकाउंट्स। अब फिर हम कैश फ्लो बनाए कैसे? उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसको कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किसको कहा जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश की डेफिनेशन क्या है, कैश फ्लो की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हमें कौन जवाब देगा? IS-1 या IS-7? IS-7। कुछ डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैरा नंबर 6, the standard gives the following definition, most important of which are cash and cash equivalents। सबसे पहले उसने डेफिनेशन दी, कैश का मतलब क्या है। देखिए कैश एक तो हमारे पास ऑफिस में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश इन हैंड। क्या कंपनीज अपना सारा कैश ऑफिस में रखती है? बल्कि आज के दौर में तो सारा पैसा कहाँ रखा जाता है? कैश कहाँ पे होता है? बैंक में। ऑनलाइन काम होता है, और वैसे भी अपने पास कैश को कैरी करना ज्यादा रिस्की होता है, तो आप उसको कहाँ रखवा देते? बैंक में। आप अपनी ट्रांजेक्शन कैश की सूरत में नॉर्मली नहीं कर रहे होते। अब तो चेक का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है तकरीबन। लोग किस तरह पेमेंट कर रहे होते हैं? ऑनलाइन। तो यहाँ लिखा हुआ है कैश का मतलब होता है कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? तो पैसे कहाँ रखे हुए हैं आपने?
डिपॉजिट का मतलब पैसे कहाँ रखे हुए, आपका डिपॉजिट पैसा कहाँ रखा होता है, बैंक में। और डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, जब आप डिमांड करते हैं पैसा मिल जाता है, ऐसा ही होता है ना। आपके अकाउंट में पैसे हो, आप एटीएम से बोले, अनलेस एंड अनटिल वो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मशीन आपकी थोड़ी सी वर्क नहीं कर रही हो, तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज ऑन डिमांड आपको पैसे मिल जाते। तो आपका जो कैश इन हैंड है, और वो पैसा जो कहाँ पे रखा हुआ है, बैंक में, उसको हम रिकंसाइल करेंगे। इसमें रिकंसिलेशन भी होती है, आखिर में हमें प्रूफ होता है कि हाँ हमने जो कैश फ्लो बनाया है, जिस तरह हम फाइनल अकाउंट करते थे, आखिर में बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस। बैंक रिकंसिलेशन में बैंक हमारा क्या है, रिकंसाइल होता था। तो यहाँ पर भी हम जब पूरे साल का कैश फ्लो चेक कर लेते हैं, उसको हम फिर ये देखते हैं कि यार फॉर एग्जांपल आपके पास 2 साल की, मैंने बोला था क्या मौजूद होगी सोर्स के तौर पे, सवाल में बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट पे कैश होता है या नहीं होता। सपोज करें पिछले साल कैश था आपके पास 50 लाख, इस दफा कैश है 70 लाख, तो कैश क्या हो गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया। अब आप जब ये 3 एक्टिविटी सॉल्व करेंगे ना, इन तीनों एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर आना चाहिए, तीनों एक्टिविटी का जो भी प्लस माइनस है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी में पैसा जाता भी है, जैसे इन्वेस्टिंग में ज्यादातर आउटफ्लो आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं साल के दौरान, तो वहां पे इनफ्लो ज्यादा होते हैं या आउटफ्लो। तो कुछ एक्टिविटी के आंसर पॉजिटिव आते हैं, कुछ एक्टिविटी के। अगर ये पोजीशन है सवाल में, 2 साल की बैलेंस शीट में पिछले साल कैश कितना था, 50 लाख, इस साल कैश कितना है, 70 लाख, तो कैश कितने से बढ़ गया। इन तीनों एक्टिविटी का नेट ऑफ करके आंसर क्या आना चाहिए, 20 लाख। फिर हम क्या करते हैं, आखिर में जो आंसर आता है उसको ओपनिंग कैश में ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर किससे मैच हो जाता है, एंडिंग कैश से। तो कैश फ्लो बेसिकली हमने पूरे साल का कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो देखना है। अच्छा, फिर इसमें एक डेफिनेशन है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब होता है, असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम किसके बराबर एज्यूम करते हैं, कैश के बराबर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है ये, दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल नॉन अमाउंट ऑफ कैश which are subject to an insignificant risk of changes in value। अच्छा, कुछ आपकी मार्केट में आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है 2 महीने की मिच्योरिटी पे, तो वो किसके बराबर एज्यूम की जाएंगी, वो भी किसमें काउंट होंगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या है, कैश है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड किसके बराबर होते हैं, क्या वो कैश में फॉरन कन्वर्टेबल नहीं होते, बिल्कुल कन्वर्टेबल होते हैं। आपके पास 1 लाख के, आप मार्केट में जाएं, वो आपको 1 लाख रुपए कैश दे देंगे। तो याद रखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, आप जैसे बैंक में पैसे रखे हुए वो भी कैश है, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो आपके कैश के बैलेंस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में 50 लाख का कैश है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक में 1 लाख रुपए नेगेटिव चल रहा है अकाउंट, तो आपका एक्चुअल पोजीशन क्या हुई, 49 लाख। एक्चुअल क्या बोलेंगे इसको, 49 लाख, इससे कंपेयर करेंगे। इसी तरह अगर सवाल में कोई ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, कभी कभी होता है, आई कैप पे नीचे लिख देगा एडजस्टमेंट के अंदर, ये हाईली लिक्विड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 से 2 महीने की मेच्योरिटी पे है, तो उसको भी हम किसके टोटल के अंदर प्लस करके लेके जाएंगे अपने, यानी उसको भी हम क्या मानेंगे, ये भी हमारा किसके बराबर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी किसके बराबर एज्यूम किया जाएगा, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, जो कि किस में कन्वर्टेबल होती है, फॉरेन कैश में, और जिसकी वैल्यू में चेंज होने का रिस्क बहुत कम होता है। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब आगे आ जाए, कैश फ्लोज से क्या मुराद है। कैश फ्लोज कहते हैं, कल भी मैंने बताया था, लिखा था मैंने, 2 फ्लोज होते हैं, एक कौन सा होता है, इनफ्लो, और एक क्या होता है, माशाल्लाह सब समझदार हैं,
इनफ्लो का मतलब तो सबको पता है ना, पैसों का आना। आउटफ्लो का मतलब पैसों का जाना। तो अब यहाँ पे कैश फ्लोज को आईएस कहता है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उन चीजों का इनफ्लो, उन चीजों का आउटफ्लो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। फहद सलीम कहते हैं सर हाईली लिक्विड मतलब क्या होता है? हाईली लिक्विड का मतलब होता है जो कि आपकी ऑलमोस्ट फॉरेन कैश के, जैसे कैश भी कहते हैं लिक्विड एसिड होता है, आपके लिक्विड एसिड क्या होता है जो फॉरेन कैश में कन्वर्टेबल हो। कैश के बाद एक और एसिड होता है जिसको बोलते हैं, वो भी हाईली लिक्विड होता है, रिसीवेबल, क्योंकि वो कैश मिलने वाला है। आप लोग रेशो पढ़ोगे, वहां पे एक रेशो पढ़ाया जाएगा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो में इन्वेंट्री को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इन्वेंट्री रेडीली कन्वर्टेबल नॉर्मली नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब इन्वेंट्री किस पे बेचते हैं, नॉर्मली दुनिया में बिजनेस किस पे चल रहा है? अब ये इन्वेंट्री यहाँ रखी हुई है, मैं आपको 2-3 महीने का तो क्रेडिट दूंगा, पहले तो ये सेल हो, सेल होने के बाद रिसीवेबल में कन्वर्ट हो, फिर पता नहीं कब कैश आएगा, तो वो क्विक एसेट नहीं होता, राइट। असल में लिक्विड का मतलब होता है जो क्विक आपके पास मौजूद हो। लिक्विड रेशो का एक नाम क्विक रेशो भी है, आप लोग पढ़ोगे रेशो के अंदर। कंपनी अपने जब क्विक रेशो कैलकुलेट करती है ना, जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशो, तो उसमें कंपनी मतलब रूल है कि इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाता है करंट एसेट में से। तो याद रखिए ये जो हाईली लिक्विड का मतलब जो रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। अब ये 3 बड़ी काम की एक्टिविटीज है। अभी मैंने आपको वैसे ही रैंडमली एक कैश फ्लो दिखाया टीएसओ का, क्या उसमें इसी सीक्वेंस में आपको ये 3 एक्टिविटी नजर आई थी? हर कंपनी ऐसे ही बनाई, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सिंपल, तो क्या पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं? सोपल में पहले क्या लिखते हैं? एसेट लिखते हैं सोपल में, नेट सेल लिखते हैं। हाँ, नेट सेल के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं। हाँ बोल रहे हैं आप यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना। तो कैश फ्लो बनाने के लिए हम जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम टारगेट कौन सी एक्टिविटी को करेंगे? ऑपरेटिंग। फिर किसको करेंगे? फिर किसको करेंगे? मैंने कल वैसे आपको किस्सा मुख्तसर बता दिया था कि ये क्या होती है, वो तो मैंने अपने अल्फाज में वैसे ही जनरली डिस्कस किया था। ये अल्फाज अब किसके अल्फाज है? स्टैंडर्ड के अल्फाज है। स्टैंडर्ड ने भी कोई कहानी नहीं सुनाई है, सिरात मुस्तकीम बात की है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ये क्या होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज? वो एक्टिविटी जहां से आपकी रेवेन्यू जनरेट हो। एक बंदा बिरयानी बेचता है, तो वो बिरयानी खरीद के ला के बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कैंटीन वाला शायद जो दी कैफे वाला है, कहता है मुझे अक्सर सर ये मैं फलानी अल्नास से लेकर आया हूँ, कभी कहता है पता नहीं वो पीछे एक और मशहूर है कोई नूरी की बिरयानी लेकर आया हूं मैं, आप ये देखें सर इसके ऊपर लिखा हुआ है नूरी। तो बहरहाल अब वो परचेज कर रहा है फिर बेच रहा है। तो परचेज करना सेल करना ये मेन प्रोड्यूसिंग, सिर्फ ये दो नहीं है और भी है, लेकिन ये तो कोर एक्टिविटीज होती है ना बिजनेस की। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होती है? अगर एक बंदा ये पानी की बोतल बेचता है, तो ये खरीद के भी तो लाता है ना कहीं से। जब खरीद के लाएगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे? खरीद के लाएगा पैसे आएंगे। यार आप तो क्या बोल रहे हैं, मुझे भी ले जाए उनके पास, जो पानी की बोतल भी देंगे पैसे भी देंगे, यार पढ़ाना छोड़ देंगे हम तो भाई। अच्छा, तो मेरे भाई ये खरीदूंगा तो पैसे, बेचूंगा तो पैसे, कौन सी एक्टिविटी है? मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी अदर देन एक्टिविटीज जो कि क्या नहीं हो, इन्वेस्टिंग नहीं हो और फाइनेंसिंग नहीं हो। अब कौन है जो इन्वेस्टिंग है और कौन है जो फाइनेंसिंग है? कल मैंने एक बात बताई थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं? नॉन करंट एसेट को खरीदना, लेकिन याद रखना चाहे उसमें टेंजिबल खरीदो चाहे सॉफ्टवेयर, नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल है इंटेंजिबल है, वो भी खरीदोगे तो इन्वेस्टमेंट है। सॉफ्टवेयर क्या बार बार खरीदते हो? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फर्नीचर रोज खरीदते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? एक्विजिशन, इक्विजिशन किसको बोलते हैं? परचेज करना। डिस्पोजल किसको बोलते हैं? ऑफ नॉन करंट एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट।
लेकिन वो अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है? शॉर्ट टर्म होती है ना। हाईली लिक्विड होती है वो तो रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। अब ये अदर इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? आपने किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, आपको पता है आप लॉन्ग टर्म पैसा बैंक में रखवाते हो, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। लोग बैंक में पैसा नहीं रखवाते, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो आपने बैंक में पैसा रखवाया, डिपॉजिट अकाउंट की बात करो, फिक्स डिपॉजिट, क्या उसमें से आप 2 महीने 4 महीने में पैसे निकाल सकते हैं? उसमें पर्टिकुलर टाइम होता है, 6 साल, 4 साल, 5 साल। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये आपके बेसिकली वो जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट की हम बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह नहीं, उससे हटके होती है। आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है 4 साल के लिए, तो ये भी आपका नॉन करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट होगी। व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? नॉन करंट एसेट को खरीदना और नॉन करंट एसेट को बेचना, ये कौन सी एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक बात याद है, मैंने आपको जब फाइनल अकाउंट पढ़ाया था, मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखी थी, वो मैं दोबारा किसी वजह से यहाँ रखना चाहूंगा, उसको यहाँ पे जिक्र करना बड़ा जरूरी है। वही तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और वो कौन सी स्लाइड थी, स्क्रीन पे मैं आपके सामने ले आता हूं। लुक एट दिस, ये आपको नजर आ रहा है? याद है ये मैंने डिस्कस किया था। ये मैंने क्या लिखा है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी के पास नॉर्मली कितने फाइनेंसर होते हैं? एक कौन होता है? शेयर होल्डर। और दूसरा कौन होता है? डेट होल्डर। सपोज करें आप ये जो इस तरफ बैठे हुए, आप सबने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हुए, तो आप उस कंपनी के कौन है? ये जो इस तरफ बैठे हुए हैं, इन्होंने कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट परचेज किए हुए, ये कौन है उनके? लेकिन याद रखना, ऑनर दोनों नहीं है। ऑनर कौन है? और ये लोग क्रेडिटर है। लेकिन याद रखना है दोनों फाइनेंसर। किसके लिए? कंपनी को दोनों ने फाइनेंस दिया है, दोनों सपोर्टर है फाइनेंस के तौर पे। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, हम किसी को पैसा दें तो हम क्या बेवकूफ हैं कि यार पैसा किसी को दे दें? हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? रिटर्न, डिविड। शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करता है? डिविडेंड। इनको क्या मिलता है? इनका पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, लेकिन आपका पैसा लायबिलिटी, शेयर होल्डर का पैसा इक्विटी है। तभी तो हम कहते हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन इन लोगों से पैसा लेते डिबेंचर होल्डर से तो क्या बोलते? कैश डेबिट डिबेंचर्स पेएबल क्रेडिट। लेकिन याद रखना, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट डिबेंचर्स पेएबल क्रेडिट, कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैश इनफ्लो है या नहीं है? कौन सी एक्टिविटी में दिखाओगे? फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी में दिखाओगे? अब हमें कैसे पता चलेगा सर इस साल कितने शेयर इशू हुए? तो आपको 2 साल की क्या दे रहा होता है? बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल 10 लाख है, इस साल की बैलेंस शीट पे 15 लाख हो गया। क्या मतलब हुआ? हाँ। हाँ, 5 दफा ये भी होता है शेयर इशू करके कैश नहीं आता, कोई और चीज आ जाती है, सुना है आप लोगों ने? जैसे कंपनी को फर्नीचर लेना है, फर्नीचर वाले के पास कंपनी गई और कंपनी ने बोला भाई हम आपको है ना इतनी वैल्यू के क्या दे देंगे, अपनी कंपनी के शेयर। तो क्या ये पॉसिबल होता है? यस और नो? लेकिन क्या वो फिर कैश फ्लो में जाएगा? नहीं। अगर ऐसा कोई सीन होगा तो वो नीचे लिख देगा कि जो शेयर बढ़ गए वो किसकी वजह से बढ़ गए? आपने मार्केट में क्या परचेज किया है? फर्नीचर। अदरवाइज मैं कह रहा हूं, अगर हमारा कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट डिबेंचर्स पेएबल क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? कैश आ रहा है कौन सी एक्टिविटी से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस और नो? यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? जो आपके फाइनेंसर। अच्छा अब एक बात बताए, अभी मैंने कहा इन लोगों से जो पैसा लिया है वो कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए।
4 साल के बाद क्या इनका पैसा वापस करूंगा, यस और नो? जब 4 साल के बाद वापस करूंगा, डबल एंट्री क्या बनाऊंगा? डिबेंचर्स पेबल डेबिट, इनफ्लो या आउटफ्लो? वो उस साल के कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी होगी, इनफ्लो की सूरत में या आउटफ्लो की? यस, बस यही और कुछ भी नहीं है। हमें कैसे पता चलता है? एग्जामिनर आपको ज्यादा परेशान नहीं करता, 2 साल की बैलेंस शीट पे बता देता है पिछले साल डिबेंचर्स पेबल कितने थे, इस साल डिबेंचर्स पेबल। अच्छा, मैं डिबेंचर्स पेबल कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे वर्ड है, पता है आप? इसको कुछ लोग बोलते हैं बॉन्ड्स पेबल, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। इन सबका एक ही मतलब है, अलग अलग मतलब है। अच्छा, बैंक से आप लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन, तो वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों कौन सी एक्टिविटीज हैं? फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटीज है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपको सोफप पे शेयर कैपिटल वाला पोर्शन नजर आता है, और सोफप पे कौन सा वाला पोर्शन, कौन सी लाइबिलिटी जिसमें आपके डिबेंचर्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब बॉन्ड्स पेबल, ये सब कौन है आपके? फाइनेंसर, लॉन्ग टर्म फाइनेंसर। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इज दैट क्लियर? मैं अक्सर यहाँ पे समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ, आपके सामने भी रख देता हूँ ताकि हम उसको डिस्कस करके फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात ये स्टूडेंट के, सपोज करें आप किसी कंपनी में बैठे हुए, अच्छी पोजीशन पे हैं, फाइनेंस को देखते हैं आप, ज्यादातर आप लोग फाइनेंस के लोग हैं, फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं, सीएफओ हैं आप, ठीक है ना? तो बहरहाल अब मीटिंग में डिस्कस ये हो रहा है कि भाई एक प्रपोजल है और हमें तकरीबन जो है ना 70 मिलियन की जरूरत है। कितने की? 70 मिलियन। अच्छा, आपको 70 मिलियन का क्या करना है? दो काम करने हैं। 50 मिलियन की एक जमीन खरीदनी है और वहां पे 20 मिलियन की एक प्लांट इंस्टॉल करवाना है। अब आप मुझे बताएं, ये जमीन खरीदना, ये प्लांट इंस्टॉल करवाना, ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कौन सी है? इन्वेस्टिंग। नॉन करंट एसेट है ना? जमीन खरीदना नॉन करंट एसेट, प्लांट खरीदना नॉन करंट एसेट। कौन सी एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। अब पता है कंपनी क्या करती है, पैसा कहां से लेती है? कंपनी को पैसे कौन देता है? फाइनेंसर, शेयर होल्डर या? अब कंपनी ने सोचा यार, अच्छा याद रखना, वैसे आपकी बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी ज्यादा हो अच्छा है या कैपिटल? कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। लाइबिलिटी शुड बी मिनिमम, कैपिटल शुड बी। आपने कॉम्बिनेशन बनाया, आपने बोला कि यार 50 मिलियन के शेयर इशू कर देते और 20 मिलियन के क्या इशू कर देते। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ 50 मिलियन के क्या इशू कर दे, और 20 मिलियन के 70 मिलियन का कैश आ जाएगा, यस और नो? अच्छा, अब आपके पास, आपने शेयर इशू किए, शेयर होल्डर ने खरीद लिए, डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर होल्डर ने, क्या डबल एंट्री बनाओगे जरा बताओ? कैश डेबिट कितने से? कंपाउंड एंट्री भी बना सकता हूं मैं, बताओ क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट 70 मिलियन। एम आई राइट? कंपनी ने क्या क्या इशू किए, और डिबेंचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर? कैपिटल। सर हसन की कॉल क्यों आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी। एसपी में होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। भाई सर हसन कह रहे हैं आपकी अगली क्लास जीवन में थी शायद, वो यही होगी। S2 में सर अबिल की क्लास है शायद, वो कह रहे हैं S2 में होगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट इज दैट के हमारे पास यहाँ बात हो रही थी कि कैश डेबिट हुआ 70 मिलियन। क्या क्या इशू किया आपने? शेयर सर्टिफिकेट,
शेयर होल्डर का कैपिटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कैपिटल व्हेन एवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन। साथ में कौन से सर्टिफिकेट भी इशू किए? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पेएबल क्रेडिट कितने से? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या कैश इनफ्लो हो रहा है? जिस ईयर में ये आपने कैश रिसीव किया 2024 में, सपोज 2024 के कैश फ्लो में ये इनफ्लो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? कौन से वाले पोर्शन पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आपने बोला यार ये हमने पैसे क्यों लिए थे? हमने क्या परचेज करना था? हाँ, आपने एक जमीन परचेज की, लैंड डेबिट। आपने एक क्या परचेज किया? प्लांट परचेज किया, प्लांट डेबिट। सपोज जमीन है 45 मिलियन की और प्लांट है 25 मिलियन का, तो कितने हो गए पूरे? ये 70 मिलियन। कैश आ गया या चला गया? इनफ्लो या आउटफ्लो? कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हर पेपर में मेरे ख्याल है ये तो लाजिम और मलजूम होती है। आई कैप एक ट्रांजेक्शन आपको देगा, आपने ये नॉन करंट एसिड खरीद लिया, ये नॉन करंट एसिड बेच दिया, तो खरीद लिया तो पैसे चले गए, तो बेच दिया तो पैसे। एक कैश का इनफ्लो आ जाएगा, एक कैश का, कहां दिखा देंगे हम जाके? नॉन करंट एसिड को खरीदना, नॉन करंट एसिड को बेचना। खरीदेंगे तो आउटफ्लो, बेचेंगे तो, फिलहाल तो यहाँ खरीदा है। इनफ्लो है या आउटफ्लो है? कौन सी एक्टिविटी? कौन सी? इन्वेस्टिंग। शेयर इशू की है, डिबेंचर इशू की है, पैसा आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, आपने जो है ना जमीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, कौन सी एक्टिविटी? अब उस जमीन पे प्लांट लगने से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी या नहीं? प्रोडक्शन बन रही है, मार्केट में रोज जा रही है, सेल हो रही है, बन रही है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, वो मशीन चल रही है, बिजली का बिल आ रहा है, पे कर रहे हैं, हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अब ये कौन सी एक्टिविटीज हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑन गोइंग रूटीन एक्टिविटीज, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अब सेटअप लग गया ना, वंस आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नाउ अब आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब रोज आप जो चीजें कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, वो बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सप्लायर को दे रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, इंप्लॉय को टैक्स दे, इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, यूटिलिटीज के बिल पे कर रहे हैं। व्हाट आर दीज? सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? एक बड़ा अहम मसला, इसको जरा समाप्त फरमा लें। वो अहम मसला ये है, मैं सवाल आप लोगों से पूछूंगा, थोड़ा सा आप लोग जवाब देंगे आई होप। ये मैंने सबसे पहली एक्टिविटी की थी, कैश आया था मेरे पास और मैंने बोला इन लोगों ने शेयर खरीदे, और आप लोगों ने क्या खरीदे? आप लोगों ने पैसे किसी मतलब इंटेंशन से दिए ना, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? इन लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को क्या मिलेगा? कंपनी देगी बिल्कुल, तकरीबन हर सवाल में होता है, डिविडेंड भी होता है कैश फ्लो में, और लाजमी तकरीबन हर सवाल में होता है। और ये इनफ्लो है कंपनी के लिए या आउटफ्लो? कंपनी के लिए। वेरी गुड। आपके हिसाब से कौन सी एक्टिविटी में होना चाहिए? जोर से बोलो। फाइनेंसिंग। देखिए एक बार बताऊं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉजिकली तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये रिटर्न फाइनेंसर का है, आपको पता है इसको बोलते हैं। अभी तो आप थोड़े बड़े हो जाए इंशाल्लाह, तो वहां आपको शायद पढ़ाया जाएगा, सीए में पढ़ रहे ना शायद, कॉस्टिंग पढ़ रहे आप लोग? अच्छा, सीएमए के अंदर शायद पढ़ाया जाएगा। एक होती है कॉस्ट ऑफ डेट, एक होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड जो है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कंपनी के लिए, क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट है ना। इक्विटी होल्डर को क्या देना है? डेट होल्डर को क्या देना है? इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? कॉस्ट ऑफ डेट। व्हाट इज डिविडेंड? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये लोग चाहते हैं। अब मुझे बताएं, व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज डेट, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये लोग भी मेरे फाइनेंसर है, ये लोग भी मेरे फाइनेंसर है। जब इन्होंने मुझे पैसा दिया था, आप लोगों ने मुझे पैसा दिया था, मैंने कैश को क्या किया था? डेबिट।
वो कैश का इनफ्लो कहां दिखाया था, कौन सी एक्टिविटी में। अब मैं आप लोगों को पे कर रहा हूं आप लोगों का रिटर्न, तो वो मेरा जो रिटर्न आउटफ्लो कैश जा रहा है वो भी तो कैश फ्लो में दिखाना पड़ेगा, उसके बगैर क्या मेरा कैश फ्लो कभी रिकंसाइल हो पाएगा। कहां दिखाऊं उसको मैं, कहां दिखाऊं। अच्छा यहाँ पे एक भाई कह रहे हैं ऑपरेटिंग, एक भाई कह रहे हैं फाइनेंसिंग। आईएएस ने दोनों को राजी किया है। अब सुने यहाँ पे आईएएस ने ऑप्शन दिया है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डिविडेंड पेड को किसका पार्ट बना दे, फाइनेंसिंग का। मैं रो लिख दूंगा भी आपको, रुक जाए। एक होता है डिविडेंड पेड और दूसरा क्या होता है, क्या पे करते हो आप, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। अच्छा डिविडेंड पेड को हम आईएएस ने ऑप्शन दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चाहे तो किसका पार्ट बनाए, ऑपरेटिंग का, और चाहे तो किसका पार्ट बनाए, फाइनेंसिंग का। मैं दोनों समझा दूंगा ये दोनों ऑप्शन क्यों है। सेम सिचुएशन किसके साथ दी है हमें, कौन सी अमाउंट की पेमेंट, इंटरेस्ट पेड। आपको पता है समटाइम एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक ही मेथड है, बहुत सारे हैं। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए एक ही मेथड है, दो है ना, थ्री फोर। और इट्स अप टू यू आप कौन सा यूज कर रहे हैं। क्या IAS 16 में एक ही मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, दूसरा कौन सा है। हर कंपनी की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, कुछ लोग कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं, कुछ लोग कैश फ्लो बनाने के भी दो तरीके, डायरेक्ट मेथड और, उस वक्त तो मैं खामोश हो गया था, मैंने नोट कर लिया था PSO ने डायरेक्ट मेथड से बनाया हुआ है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस लाइफ की बात कर रहा हूँ, आपकी जो एग्जाम लाइफ है 98% आई केप इनडायरेक्ट मेथड पूछते हैं। और मैं आपको तकरीबन ज्यादातर क्वेश्चन भी किससे करवाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड से भी करवाऊंगा, ठीक है। बहरहाल बात यह है कि जब एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके होते तो यूजर को इख्तियार होता है कि जिस मेथड पे जाए, यस और नो। अब आईएएस ने आपको कहा कि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आप चाहो तो, ठीक है तो आउटफ्लो, दोनों में आउटफ्लो हो रहा है, पेड है ना, चाहो तो कौन सी एक्टिविटी में दिखाओ, ऑपरेटिंग, और चाहो तो कौन सी एक्टिविटी में दिखाओ, फाइनेंसिंग। अच्छा मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं कि मेरी प्रैक्टिस क्या रहती है। और ज्यादातर मैंने तकरीबन 80% या इससे भी ज्यादा परसेंटेज जितनी भी बुक्स और पता नहीं ये टॉपिक अलहमदुलिल्लाह कितनी दफा मैं पढ़ा चुका हूँ, कहीं और भी मतलब पढ़ाता रहता हूँ तो डिफरेंट बुक्स देख रहा होता हूँ, तकरीबन ऑथर भी इसी ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। डिविडेंड को ज्यादातर कहाँ लेके जाते और इंटरेस्ट को कहाँ दिखाते, ऑपरेटिंग। आपको बताऊंगा मैं वजह क्या है जब उसका फॉर्मेट बताऊंगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो दोनों का आउटफ्लो कहाँ दिखा सकते, ऑपरेटिंग में, चाहे तो दोनों का आउटफ्लो कहाँ दिखा सकते। अब लॉजिक सुन ले पहले कि सर फाइनेंसिंग में क्यों दिखा सकते या ऑपरेटिंग में क्यों दिखा सकते। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी पीछे, जब मैंने सवाल पूछा कि कहाँ दिखाएं तो इन्होंने क्या ऑप्शन दिया था, जोर से बोले भाई, जोर से बोले, नाश्ते नहीं किया यार। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्होंने फाइनेंसिंग क्यों बोला होगा, क्योंकि सर कह रहे हैं ये दोनों कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। पता है आपको, एक किसकी कॉस्ट है, शेयर होल्डर की, दूसरी डिवेंचर होल्डर की। ये दोनों आपके कौन है, फाइनेंसर। दोनों ने पैसा दिया था, कौन सी एक्टिविटी में दिखाया था, तो दोनों का आउटफ्लो भी कहां दिखाओ, बेहतर क्या है, फाइनेंसिंग में दिखाओ। अब एक छोटी सी बात सुनो, यहां पे जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूं, डिविडेंड पेड को कहां दिखाता हूं, हाँ तकरीबन हर सवाल में होता है डिविडेंड, और इंटरेस्ट भी होता है, उसको कहां दिखाता हूं, ऑपरेटिंग में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे तो आईएएस ने कहा दोनों को चाहो तो ऑपरेटिंग में भी, ऐसा क्यों कहा। आप मेरी बात सुने, ये मैंने फाइल आपके सामने रखी है FAR 1 वाली, जो सॉरी मैंने आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाया था। इधर देखिएगा, ये पहला सवाल करवाया था PML। यहां से एक बात समझा रहा हूं, नेट सेल कौन सी एक्टिविटी है, नेट सेल।
ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको माइनस करने के बाद कौन सा प्रॉफिट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसी में से तो पे करते हो इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है ऑपरेशन से कमा के इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कौन सी एक्टिविटी में भी दिखा सकते हो। इसीलिए आईएएस ने कहा है आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट पे करते हो, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर। आपने पैसा लेके ऑपरेशन में लगाया था ना भाई, इन लोगों से पैसा लेके कहाँ लगाया था? बिजनेस के ऑपरेशन में। और फिर ऑपरेशन की कॉस्ट भी आई सेल, सारा प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट भी टोटल प्रॉफिट, जो सारे खर्चे हुए, बिजली का बिल, इंप्लॉय की सैलरी, और भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सब माइनस करो। अब जो पैसा आया ना, इस पे पहला राइट इन लोगों का है, क्योंकि ये मालिक नहीं है, मालिक ये लोग हैं, इनको बाद में देंगे। ऑनर तो बोलेगा मैं बाद में लूंगा, पहले किसको दो? बाहर के लोगों को दे दो, इंटरेस्ट वालों को। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये कौन से प्रॉफिट में से दे रहे हैं? इसीलिए कहां भी दिखा सकते हैं, ऑपरेटिंग में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आती है, हमारा भी हक दो, टैक्स। उनको देने के बाद जो बच जाता है ना, आप लोग मेरे ख्याल से ईपीएस पढ़ रहे, सर ने आपको बताया होगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। आपको पता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सर ने बताया होगा। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है, उसी प्रॉफिट पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं अपनी कंपनी का अर्निंग पर शेयर। ये सारा प्रॉफिट इनका है, और ये लोग कौन है? ऑनर। लेकिन कंपनी सारा प्रॉफिट नहीं देती, उसमें से थोड़ा सा देती है डिविडेंड। तो इसका मतलब है डिविडेंड भी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने के बाद दे रही है ना, इसलिए डिविडेंड को आईएएस ने कहा है कौन सी एक्टिविटी में भी दिखा सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी दिखा सकते हो। और दोनों चीजें, फाइनेंसिंग में क्यों दिखा सकते हैं? दोनों कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। ऑपरेटिंग में क्यों दिखा सकते हैं? बेसिकली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑपरेशन। याद रखना, लॉस में से क्या डिविडेंड दे सकते हो आप लोग? नहीं दे सकते, प्रॉफिट में से देते हैं। और प्रॉफिट कहां से कमाते हैं? ऑपरेशन से। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, वैसे तो मैं आपको बताऊं सवाल साइलेंट ही होता है, आईकेप के जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, ऑलमोस्ट वो साइलेंट होते हैं। एक दफा मैंने देखा है, अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन आया था, उस पर आईकेप ने एक लाइन लिखी थी। उस लाइन का मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और चेक कर रहा हूँ कितनी अच्छी है आप लोग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, आप लोग सब समझदार हैं। और ये सवाल था, यस, ये सवाल अभी ज्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल से 2023 का ही है, जून 2023। यही से पता चल जाता है, जो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है ये, सितंबर 2023 में आया था शायद, ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 नंबर का था। और इसमें आईकेप ने आखिरी में एक लाइन लिखी है, अजीज भाई ये पढ़ेंगे क्या लिखा है? आखिरी लाइन, कंपनी का नाम डीएल, डीएल किसको बोलते हैं? डॉल्फिन को, डॉल्फिन लिमिटेड। तो ये आखिरी लाइन पढ़ के समझेंगे क्या लिखा हुआ है? डीएल क्लासिफाइज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट in a way that keeps cash flow from operating activities higher। तो आप डिविडेंड और इंटरेस्ट की पेमेंट को कहां लेके जाओगे? वेरी गुड, फाइनेंसिंग किसने बोले? फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे। अच्छा, बच्चा ये समझेगा कि ये आईएस के आईकेप कह रहा है कि कहां दिखा दो, वो तो बोल रहा है मुझे अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो हायर दिखाना है, लोअर दिखाना है। कब हायर होगा ऑपरेटिंग? ये जब, अगर ये दोनों पैसे में वहां आउटफ्लो दिखा दूंगा तो वो मेरी पेमेंट क्या हो जाएगी? मजीद कम हो जाएगी। अगर वहां नहीं दिखाऊंगा तो वहां का कैश फ्लो हायर होगा, बजाय वहां के फाइनेंसिंग में दिखाऊंगा। आउटफ्लो तो दिखा दूंगा ना, कैश तो बराबर आ जाएगा, लेकिन फिर कहाँ का लोअर हो जाएगा मेरा? फाइनेंसिंग का। तो ये वैसे नॉर्मली आईकेप लिखता नहीं है, मैंने नहीं देखा कभी, एक दफा ही देखा है बस, लेकिन उसने कभी फिर दोबारा लिख दे या जुमला चेंज करके लिख दे। नॉर्मली आई साइलेंट होता सवाल। आप देखें ये भी सारे क्वेश्चन पास पेपर के जो मैंने वहां करवाए, इस पे भी डिविडेंड है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 15 नंबर का सवाल, ये मेरे ख्याल से 2022 का सवाल है, इस पे भी आप देखें नीचे डिविडेंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये क्वेश्चन है, तो देखिए कहीं नॉर्मली लिखा हुआ नहीं होता, बहरहाल कभी कभी वो ऐसा लिख देते हैं। अगर लिख देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली, नहीं लिखेंगे आपकी मर्जी है। आप दोनों कहां दिखा दो, दोनों कहां दिखा दो, या एक कहां दिखा दो ऑपरेटिंग में, एक कहां दिखा दो, कुल्लू जायज, सब एक्सेप्टेबल है। और आईएएस ने इजाजत दी है भाई, हम और आप कौन होते हैं? आईएएस ने इस बात की इजाजत दी, राइट। अच्छा, अब आ जाए, इसके अगेंस्ट एक और बात होती है,
ये मैंने लिखा है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, एक होता है इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव। पता है कंपनी इंटरेस्ट डिविडेंड पे तो करती है लेकिन रिसीव भी करती है, यस और नो? क्या कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीदती है? तो जब शेयर खरीदती है तो वो उस कंपनी की क्या बन जाती है, उस पर उसको क्या मिलता है, डिविडेंड। या एक कंपनी किसी और बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं रखवाती, उस पर क्या मिलता है? अब आओ कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कहां पे होगा। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव कहां जाना चाहिए? गलत। आप मुझे बताओ, आपको ये डिविडेंड क्यों मिल रहा है, आपने क्या किए? भाई डिविडेंड क्यों मिलेगा, आपने क्या किए? इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। आपको इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, आपने क्या किए बैंक में? बैंक में क्या किए भाई? हाँ तो याद रखिएगा एक ही आंसर है, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए कोई दो ऑप्शन नहीं है। डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। क्या लिखूंगा आगे, कौन सी एक्टिविटी है भाई? बोले भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं आप लोगों से भी थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ, शायद ये बात आप लोगों को समझ आ जाए। एक बात बताएं, अभी मैंने कहा था ये जो मेरे इस तरफ बैठे हुए सीधे आते, इन सब ने क्या खरीदा है कंपनी का, और ये उल्टे हाथ पे जो बैठे हुए इन्होंने, याद रखना तीन जगह पे अकाउंटिंग हो रही है। एक कंपनी कर रही है जो मैंने एंट्री बनाई है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिबेंचर पेबल क्रेडिट, उसी अकाउंटिंग ये लोग कर रहे होंगे। ये लोग क्या बोलेंगे अपने पास, इन्वेस्टमेंट इन एबीसी कंपनी डेबिट कैश क्रेडिट। पता है आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग भी यही बोलोगे, क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट इन एबीसी कंपनी डेबिट कैश क्रेडिट। याद रखना, आप चाहे किसी कंपनी का शेयर खरीदें, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, चाहे आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदें, दोनों सूरतों में आप इन्वेस्टर हैं। आपका भी एसेट बढ़ रहा है, आपका भी एसेट बढ़ रहा है। लेकिन जो कंपनी इशू कर रही है, एक तरफ उसकी इक्विटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसकी, वेरी गुड, इसको अकाउंटिंग में कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पैसों के इंस्ट्रूमेंट। कंपनी वो इंस्ट्रूमेंट फेंकती है तो कंपनी को उससे क्या मिलता है, फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपके, तो याद रखिएगा, तो बहुत आगे का टॉपिक है, FR2 में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखिएगा, आप दोनों इन्वेस्टर हैं, यस और नो? अगर आप लोग भी अपना कैश फ्लो बनाते हो, आप लोगों को कंपनी डिविडेंड देगी, आप लोग की कौन सी एक्टिविटी होगी? वेरी गुड, आप लोग भी इन्वेस्टर हो। आप लोगों ने डिवेंचर खरीदी लेकिन आप लोग भी इन्वेस्टर हो, तो आपको भी कंपनी देगी लेकिन डिविडेंड नहीं, क्या देगी? लेकिन आपकी भी वो कौन सी एक्टिविटी है, यस। तो सवाल में बिल्कुल आएगा, डिविडेंड रिसीट भी आएगा, इंटरेस्ट रिसीट भी आएगा। उसको कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे हम, सिर्फ इन्वेस्टिंग। बाय वी रिसीव डिविडेंड, बाय वी रिसीव इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, उसी पे तो डिविडेंड मिलता है और उसी पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। बट बाय वी पेड डिविडेंड, बाय वी पेड इंटरेस्ट, बिकॉज वी हैव टू पे डिविडेंड टू फाइनेंसर, हमें फाइनेंसर को देना है। लेकिन वो कमाते कहां से, हम बिजनेस के ऑपरेशन से, तो इसीलिए उसको ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग दोनों में आईएएस ने आपको इजाजत दी है, ऑप्शन दिया हुआ है। छोटी छोटी बातें मैंने आपसे डिस्कस की है, आई होप कि कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मसला तो नहीं हो रहा? श्योर। पहले सवाल की तरफ चले। यार वो सवाल प्रिंट करवाना तो भूल ही गया मैं तो यार, आज तो अभी भेज दूं फोटो कॉपियर को? नहीं बहुत टाइम, 1 घंटा है भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्लास है, बरकती क्लास है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, मैं कॉपियर को भेज देता हूँ।
ओके स्टूडेंट, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा, उसमें शेयर कर दूं ग्रुप पे? ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। एक मिनट ऑनलाइन आप लोग रुकिएगा। रीडेबल है आप लोगों के लिए पीछे भाई? क्या नाम है कंपनी का? शहीर लिमिटेड। क्या नाम है? आप लोग ग्रुप का नाम क्या है? P2। सही है ना? अच्छा, इसमें 3 सवाल है फिलहाल, मैं भेज रहा हूँ, ये फोटो के भेज रहा हूँ। और मैंने इसमें कुछ चीजें लिखी हुई भी है अपनी हैंड राइटिंग में, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या लिखा है। आपने घबराना नहीं है। 35 स्टूडेंट तकरीबन है ना? कितने? जी स्टूडेंट्स, ग्रुप पे सवाल आ गया? किस? एक छोटा सा पीडीएफ आया होगा जिसका पहला सवाल है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, वो अभी आप छोड़ दें, मैं खुद बाद में आपको बताऊंगा। पहले सवाल को देखिएगा, मैंने नीचे टेक्स्ट वगैरह कैलकुलेट किया है, वो मैं आपको दे दूंगा और बता दूंगा कैसे कैलकुलेट किया हुआ है वो। सर B3 के ग्रुप में, या B3 में मैं ऐड ही नहीं हूँ, पता नहीं B3 का ग्रुप किस नाम से है भाई? आप में से कोई ऐड है B3 में? है? आप में से कोई ऐड नहीं है? कोई भेज दे। ओके, मैं अभी सर हसन से कह दूंगा या सर अकबर से मुझे ऐड कर दें, ताकि मैं फिर उस पर भी भेज दिया करूंगा। ओके जयान। अच्छा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा स्लो ट्रैक में जाऊंगा। पहले तो आपको सिर्फ समझाऊंगा कि ये है क्या, ऐसे ऐसे स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट भी आपको बताना है असल में। फॉर्मेट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर। शहीर लिमिटेड was established by Mr. Shahir in 1977, having several branches of business in different cities of Pakistan, UAE and Qatar। अल्लाह और बरकत दे इनके बिजनेस में भाई। इससे हमारा कोई लिंक सवाल में नहीं है। फॉलोइंग आर दी कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018। हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2018 या 2017? तो ये हमारा हो गया बिगिनिंग का कॉलम। ये क्या बनी हुई है आपके सामने नीचे? सोफप या सोपल? इन्होंने सोफप बनाई है स्टेटमेंट फॉर्मेट से। क्या ऐसे हम बना सकते हैं? मसला तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये है एंडिंग। एसेट, एसेट में पहले कौन सा एसेट है? और नॉन करंट एसेट में क्या है? पीपीई। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो, और मुझे भी अंदाजा हो कि आप लोगों को कितनी बातें क्लिक हो रही है, क्योंकि हमें एक एक चीज का हिसाब करना है। पीपी में क्या चेंज आया, क्या खरीदा, क्या बेचा। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, पीपीई का जो भी इनफ्लो आउटफ्लो निकलेगा, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा? वेरी गुड। कौन सी एक्टिविटी में जाएगा इसका इम्पैक्ट? क्योंकि ये कौन से एसेट है? आईएस क्या कहता है? व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर वो भी होती यहीं पे दी जाती, वो सब इसी में काउंट होती है, मतलब इसी के अंदर अंदर हेड्स होते।
तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाऊंगा। पहली चीज तो आपने सही कहा। दूसरी बात, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेंट्री एक दफा खरीद के छोड़ देते बैठे रहते हैं 2 साल तक ऐसे ही। वेरी गुड, रूटीन है ना, बार बार फ्लक्चुएट, खरीदते बेचते हैं, इन्वेंट्री साइकिल चलती है। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। देखिए अभी तक तो माशाल्लाह आप लोग सही बता रहे हैं। अच्छा भाई, व्हाट अबाउट, अच्छा सिर्फ मैं एक्टिविटी का नाम लिख रहा हूँ, आप तो समझ रहे हैं ना बाकी तो। जी, व्हाट अबाउट ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल? ऑपरेटिंग। वेरी गुड। रिसीवेबल तो रनिंग आइटम है ना, कस्टमर से ताल्लुक होता है इसका। ये तो बड़ा मेन आपकी मतलब कस्टमर ही नहीं होगा तो बिजनेस होगा आपके पास? मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग खिलाड़ी वही होता है भाई, कस्टमर ही आपका मेन प्लेयर है। कैश को नहीं देखना, कैश को आखिर में क्या करना होगा, रिकनसाइल। ओपनिंग कैश कितना था हमारे पास, सिर्फ ये देख लो, एंडिंग कितना हो गया हमारा। उन तीनों एक्टिविटी का फाइनल आंसर माइनस में 30,000 आना चाहिए। कम हो गया ना, 75 से 45, और ये रुपीज इन थाउजेंड है, ऊपर नहीं है, नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए आखिर में, माइनस का, तीनों एक्टिविटीज का फाइनल आंसर को प्लस माइनस करेंगे, 30,000 नेगेटिव आना चाहिए। तो उसमें हम 75 को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली 45 पे पहुंच जाएगा। ये रिकंसिलेशन होती है, इसको नहीं देखना बुरी बात, ये अभी नाम है रमेश, ठीक है। ये आपने कैश इन कैश इक्विवेलेंट को नहीं देखना, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब आ जाए इक्विटी पोर्शन, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। माशाल्लाह से शेयर भी इशू हुए। सर को किसने बताया शेयर इशू हुए? 13,50,000 से कितने हो गए, 16,50,000, और प्रीमियम भी बढ़ गया। इसका मतलब है शेयर जो इशू है प्रीमियम के साथ इशू हुए, वो भी तो पैसा आता है प्रीमियम का। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम, शुरू में इसीलिए पढ़ाई थी चीजें। रिटेन अर्निंग, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, अर्निंग भी बढ़ रही है। अच्छा भाई, सरप्लस भी बढ़ गया, IS 16 वाले एसेट भी चेंज हुए, पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये बताएगा एडजस्टमेंट में, लेकिन मुझे ये बताएं कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अभी सिर्फ दो की बात कर रहा हूं मैं, इसी वजह से ये फाइनेंसिंग है, बस एक साथ लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट रिटेन अर्निंग? वेरी गुड, किसने बोला? कैसे आपको पता लगा ऑपरेटिंग है? प्रॉफिट जाता है रिटेन अर्निंग में, प्रॉफिट कहां से आता है? हम यहीं से तो स्टार्ट करेंगे, अपने प्रॉफिट से, कैश फ्लो बनाना शुरू ही प्रॉफिट से करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कहां से आता है? ऑपरेशन से। और पहली एक्टिविटी कौन सी करनी है हमने? ऑपरेटिंग। यार वो मेरे ख्याल से बन गए होंगे ये सेट, ये ऑपरेटिंग है। व्हाट अबाउट सरप्लस? वैसे मैं बता दूं, सरप्लस का कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाउ टू रिकॉर्ड सरप्लस? सरप्लस अराइज होता है, क्या एंट्री बनाते हो IS 16 में? पीपी डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कैश आया, कैश गया। ऐसा तो नहीं होता जिससे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, आप उसको तलाश करते हैं, उसके पास जाते हैं, भाई कैश फ्लो बराबर नहीं आ रहा, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, ये जरा कैश ले लो, तो मैं एंट्री बना दूंगा पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं आएगा। हाँ, इसका इंपैक्ट दिखाऊंगा लेजर में, लेकिन कैश फ्लो में ये हिट नहीं होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट आएगा पीपी के लेजर में। फिर वहां से जो बैलेंसिंग पीपी होगा ना, वो मैंने परचेज किया होगा, वो कैश फ्लो दिखाऊंगा। क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया होगा हमें, नॉर्मली ये चीज क्वेश्चन मार्क होती है कि आपने इस साल कितने के पीपी और खरीदे, वो तो हम जब पीपी का पूरा लेजर बनाएंगे उसमें ये हिट होगा। ये एंट्री बनी है, मेरे पास पहले कितना सरप्लस था जरा देखो, अब कितना हो गया, मेरा सरप्लस कितने से बढ़ गया? 350 से बढ़ गया, 3 लाख से। ये सवाल में लिखा हुआ है, अगले पेज पे एडजस्टमेंट है, देखो सवाल की आखिरी एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है। गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन कितने की हुई है? पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट दिखाऊंगा लेजर में, लेकिन एस सच कैश फ्लो को ये हिट
नहीं करेगा। अभी मैंने बताया था नॉन करंट लायबिलिटी, जो आपको लंबे अरसे के लिए कर्जा देता है, वो आपका कौन होता है? फाइनेंसर। वो कौन होता है? पहले 12 लाख रुपए का कर्जा था, कर्जा बढ़ गया है, पैसे आए होंगे चले गए होंगे। वेरी गुड। इनफ्लो दिखाऊंगा, आउटफ्लो? कौन सी एक्टिविटी में? वेरी गुड। यार आपको तो माशाल्लाह थोड़े से यार। फाइनेंसिंग, ये आपके फाइनेंसर है। फिर आ जाओ जरा करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग, फाइनेंस, ये भी मतलब चलता है फिरता छोटा मोटा फाइनेंस। कौन सी होगी? ऑपरेटिंग, रूटीन एक्टिविटी। करंट टैक्स लायबिलिटीज। अब मसला टैक्स का जो है ना, ऑपरेटिंग बिल्कुल सही है, टैक्स की पेमेंट दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। टैक्स की पेमेंट कहाँ दिखाएंगे? लेकिन टैक्स का टी अकाउंट बना के एक्चुअल जो टैक्स पे किया ना वो निकालना पड़ेगा मुझे। कल मैं समझा रहा था एक बात, वो एडजस्टमेंट के अंदर आ गई थी, तो आज थोड़ा सा देखते हैं उसको। ये बेसिकली सब कौन सी एक्टिविटी है? टैक्स गवर्नमेंट को जो हमने एक्चुअल पे किया होगा वो भी कहा जाता है? ऑपरेटिंग, क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट से देते हो। प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है? ऑपरेशन से। अगर आपको लॉस होगा टैक्स देना पड़ेगा। लॉस पे टैक्स। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, वो 6 साल या 5 साल, पता नहीं कितने होते हैं। कितने साल होते हैं? 6 साल होते हैं ना। वो तो आप टैक्स पे पढ़ रहे होंगे ना। ठीक है भाई, टैक्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। बहरहाल, नाउ कम टू द पॉइंट। अब आ जाए, इसका मतलब है मैंने कोशिश की है फिलहाल आपका माइंड सेट करने की, क्योंकि हर सवाल में ये तो लाजमी होगी, इसके बगैर तो कैश फ्लो का सवाल आएगा ही नहीं। आई कैप आपको 2 साल की बना के देता है बैलेंस शीट। ठीक है। तो अब आप मुझे बता दें कि भाई बैलेंस शीट में एरियाज थोड़े क्लियर हो रहे हैं, कौन सा एरिया ऑपरेशन में जाएगा, कौन सा एरिया फाइनेंसिंग में जाएगा, और कौन सा एरिया इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब आ जाओ नीचे। ये किसी सवाल में होती है, किसी सवाल में नहीं होती। नहीं भी होती तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप बना लेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आपको देता है वर्किंग, उसमें क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट में। माशाल्लाह आप तो समझदार है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू क्या आ रहा है? लेस डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन। हमने भी ऐसे ही बनाई थी ना भाई। फिर वो जो लिखा नहीं है इन्होंने, अगर मैं इन दोनों को माइनस करने के बाद 780 और 375 को माइनस करने के बाद लिखता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, एक और नाम देते हैं पीबी, प्रॉफिट बिफोर, उसको क्या करते हैं? अच्छा भाई, रनिंग फाइनेंस क्या होता है? बेसिकली रनिंग फाइनेंस आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। अक्सर ये बैंक अकाउंट भी होता है, लाइक आप बैंक से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ले लेते हैं, तो करंट अकाउंट आपका चल रहा होता है। ठीक है, दिस इज योर लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ओके नाउ, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू कौन सी एक्टिविटी है? रेवेन्यू किसको बोलते हैं? नेट सेल। कौन सी एक्टिविटी है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री परचेजेस ये रूटीन है नहीं है? मेन रेवेन्यू है नहीं है? कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दोनों तो नाम ही काफी है। डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंस, इनको मिला के कौन सा एक्सपेंस कहा जाता है? नाम ही काफी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसमें मसला है, इसके लिए कितने ऑप्शन होते हैं? चाहो तो कहां दिखाओ, चाहो तो ऑपरेटिंग में दिखाओ, और चाहो तो फाइनेंसिंग में। बाकी यहां तक जो मामला चल रहे थे, ऑपरेटिंग, इज दैट क्लियर? अच्छा अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट। ये सवाल में इंफॉर्मेशन आपको इस तरह दी जाती है, फिर आपको सवाल में 4-5 क्या प्रोवाइड की जाती है? एडजस्टमेंट। ये तो मैं हल्का सवाल करवा रहा हूँ, आई के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना ऊपर, एकदम डायरेक्ट परेशान नहीं करना चाह रहा मैं आपको। ठीक है। अच्छा मेरी प्रैक्टिस पता है क्या होती है? मैं सबसे पहला स्टेप लेता हूँ, मैं कहता हूँ एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व कर लो? पहला अकाउंट में मैं क्या करता था सबसे पहले? एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से हमें पता चल जाता है चीजें क्या चल रही है। तो मैं सबसे पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। 5 एडजस्टमेंट है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें।
प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ शहीर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018 यूजिंग कौन सा मेथड? इन अकॉर्डेंस विद आईएस। अभी तो आपको ये पता ही नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। मैं सवाल सवाल अभी थोड़ी करने जा रहा हूँ। मैं तो अभी पहले क्या करूंगा, वर्किंग फाइनल अकाउंट पढ़ाता था। क्या सवाल पढ़ते ही सोसी सोफा लिख दिया करता था? नहीं, सबसे पहले क्या बनाता था? हाँ, वर्किंग से चीजें आसान हो जाती है, चीजें अपने सामने खुल के आ जाती है, ये चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंगली ना। आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं जब सॉल्व कर रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम मेरी बैलेंस शीट अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? मैंने प्रॉपर उसकी क्या की हुई होती है, वर्किंग की हुई होती है। तो वर्किंग करने से चीजें हमारे सामने आ जाती है। वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इजाजत है? अब्दुल अजीज आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? ऑल इज वेल? अच्छा भाई, आ जाए। शारिफ भाई, वर्किंग नोट्स यार, अगर कोई एक हिम्मत करके हैंड आउट लिया है आप लोगों को लिखना विखना हो तो उसमें। गर्मी हो रही है क्या बहुत? फोटो कॉपियर से? मेरे ख्याल है कर दिए होंगे अब तक तो यार। चले, क्या नाम है कंपनी का? शहीर लिमिटेड। बल्कि स्टेटमेंट तो बाद में बनाऊंगा ना, अभी तो मैं क्या बना रहा हूँ उसके, वर्किंग नोट्स, सॉरी। फॉर द ईयर एंडेड, हमारा करंट ईयर कौन सा है? श्योर? दिसंबर 31 है, जून है? दिसंबर 2018, ओके। अच्छा भाई, मैं अब एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग रिप्लाई देंगे। आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे मैं वर्किंग करूंगा। नॉर्मली वर्किंग में डबल एंट्रीज या लीजर वगैरह मैं बनाता हूँ। रुपीज नॉर्मल है, कोई थाउजेंड का चक्कर नहीं है, तो मैं रुपीज ही लिख रहा हूँ, ठीक है भाई? थाउजेंड का चक्कर नहीं है, नॉर्मल रुपीज है। यानी हम एडजस्टमेंट की भी पूरी पूरी वैल्यूज को लेंगे, कोई रुपीज इन थाउजेंड में बात फिलहाल इसमें यस नहीं हो रही है। पहली एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2018, साल के दौरान प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ कैरिंग वैल्यू। अच्छा एक बात सुने, ये मैंने शायद वो हैंडआउट जो भेजा उस पर भी लिखा हुआ है, या पीपी देख रहे हैं, ये बुक वैल्यू है या ग्रॉस वैल्यू है? नेट वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे पता चल रहा है? अगर ग्रॉस होता तो यहाँ क्या माइनस होके शो करते? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कुछ लोग खासतौर पे जो इंटर कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम वहां जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट के ऊपर ही लिखते हैं फर्नीचर लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो फिर वो फर्नीचर की कॉस्ट अलग होती है, डेप्रिसिएशन माइनस होकर नेट अलग होती है। मैं भी नॉर्मली जो बैलेंस शीट बनाता था, सोफा पे डायरेक्ट नेट वैल्यू दिखाता था। आप लोग पीआरसी 4 में भी आईकेप जो फॉर्मेट देता है पेपर में, मेरा ख्याल है वहां भी आप डायरेक्ट नेट ही दिखाते हो। बाकी चीजें हम किसका पार्ट बनाते हैं? वहां ग्रॉस भी होता है, एक्यूमुलेटेड माइनस भी होता है, मल्टीपल ऑप्शन होते होंगे। शायद आप लोगों का शायद नेट था या ग्रॉस था? बहरहाल मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बट फिलहाल अच्छा मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा। मेरे जो क्वेश्चन 2 आपको भेजा ना अभी, हैंड आउट का, ईमानदारी से एक एक ले लें भाई, ज्यादा है आज तो, फिर कल जो आएंगे उनको दे देंगे। अच्छा, मैं जब इसका क्वेश्चन 2 आपको करवाऊंगा, वहां पे डेप्रिसिएशन उसी के ऊपर क्या हुआ है, बैलेंस शीट के ऊपर माइनस, तो वो ग्रॉस और नेट होता है। फिलहाल मुझे बता दो, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की
ग्रॉस वैल्यू है आपके सामने या नेट? हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? हाँ, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ हुआ था, नेट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी। वेरी गुड। अब मैं जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा वो नेट पे लेके जाऊंगा। किस पे लेके जाऊंगा? अब आ जाए, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं आपको समझ आ जाएगी अभी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2018, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद द कैरिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू? ऑफ रुपीज 4,20,000, सोल्ड फॉर रुपीज 4,35,000। कितने का बेचा है आपने? माशाल्लाह, आपने IAS 16 पढ़ लिया है। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 4,75,000। एक बार बता दूं, फिलहाल कॉस्ट मेरे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस शीट मौजूद है वहां से मैं लेजर बनाऊंगा अभी। तो मेरा जो लेजर बनेगा वो क्रॉस पे बनेगा या नेट पे? नेट पे बनेगा। तो मुझे अभी डबल एंट्री भी किस पे रिकॉर्ड करनी है? नेट पे। ये बता दें, ये एसिड था कितने का, आपने बेचा कितने का है? 4,20,000 का था, 4,00,000। इसमें आपको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है, कैश आया होगा या कैश गया होगा? हाँ, अच्छा, मैं एक काम अक्सर ये कर रहा होता हूँ, कैश जहां जहां आएगा ना वहां एक अलग से मार्कर यूज करूंगा। रेड मार्कर ले लेता हूँ सपोज। सिर्फ कैश को मैं कौन से मार्कर से लिखूंगा वर्किंग में? मैं यहाँ डबल एंट्री बना रहा हूं, कैश डेबिट, यस और नो। वर्किंग नंबर 1 है ये, वर्किंग नंबर 1। कैश डेबिट कितने से? अरे क्या हो गया यार, क्या 15,000 रुपए है आपके पास? सोल्ड फॉर रुपीज 4,00,000, कैश डेबिट 4,35,000, यस। कैश डेबिट 4,35,000। सिर्फ ये रेड मार्कर से कैश लिखा है, बाकी सब में ये ब्लैक मार्कर से नॉर्मल सॉल्व करूंगा। अच्छा, अब मेरी बात सुने, क्या ये डबल एंट्री कंप्लीट हो गई है? पीपीई क्रेडिट, ये बताओ मेरे पास जो पीपीई का लेजर या पीपीई का हेड जो सोफत पे मौजूद है वो ग्रॉस पे है या नेट पे? तो मैं यहाँ पे नेट वैल्यू को क्रेडिट करूंगा या ग्रॉस को, कैरिंग वैल्यू को? इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 4,20,000। क्या ये मेरी डबल एंट्री बैलेंस हो गई है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी। 15,000 का आप लोग पढ़ चुके हैं IAS 16 में, क्या बोलते हैं इसको? गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल नहीं, ये सरप्लस नहीं है, गेन ऑन डिस्पोजल कहलाता है। वो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग होता है। अच्छा, कितने का गेन ऑन डिस्पोजल है? देखिए, अभी तो टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कैश फ्लो आज प्रॉपर बढ़ाने की तरफ जा पाएंगे। कल अगर क्लास होगी तो कल इंशाल्लाह जब मैं कैश फ्लो बढ़ाऊंगा तो बात इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं कैश जो डेबिट कर रहा हूँ, क्या ये कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो? इनफ्लो है ना? कौन सी एक्टिविटी में शो करूंगा? वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करंट एसिड को बेचना, नॉन करंट एसिड को खरीदना, कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो के तौर पे दिखाऊंगा और वहां रीजन लिखूंगा इंग्लिश में, सेल प्रोसीड ऑफ पीपीई या प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पीपीई, या लिखूंगा डिस्पोजल ऑफ पीपीई। वर्किंग नंबर 1 प्लस 4,35,000। अब एक मसला और है, मैं एक बात कह रहा था, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, ये कल ज्यादा समझ में आएगा लेकिन वैसे पूछ रहा हूं आप लोगों से। मैंने अभी शायद एक दो दफा ये बात बोली है, हम पहले कौन सी एक्टिविटी करते हैं? अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कहां से स्टार्ट करूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ना, प्रॉफिट से। आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहां से स्टार्ट करता हूं मैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है? सब कुछ प्लस माइनस हो चुका है, सिर्फ क्या माइनस होना बाकी है? टैक्स। आपको पता है उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये 15,000 रुपए का गेन भी शामिल होता है। अभी यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को ऑनलाइन एक जवाब दिया है, बासित को। बासित ने कहा था सरप्लस,
मैंने कहा ये सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, ओसीआई में जाता है। लेकिन ये आपको पता है गेन ऑन डिस्पोजल, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। सर माजिद ने भी बताया होगा आपको ये कहाँ जाता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है अदर इनकम के तौर पे। कहाँ जाता है, अदर इनकम के तौर पे। अब आप मुझे बताएं, जब मैं प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, उसके अंदर तो मेरा ये ऐड हुआ हुआ है 15,000 रुपए। अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैं 4,35,000 रुपए कौन सी एक्टिविटी में दिखाऊंगा, तो उस 4,35,000 में 15,000 रुपए शामिल है या नहीं। आप जिंदगी भर बैठे रहेंगे ना, कैश फ्लो बैलेंस नहीं आएगा। कितनी दफा ऐड हो गया है, तो आप उसको, फिर ये आईएस कहता है, आईएस का फॉर्मेट है, वो कहता है आप वो चीजें जो इररेलेवेंट है उसको वहां से एडजस्ट करें। तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद एक हेडिंग डालता हूं एडजस्टमेंट। मैं क्या डालता हूं, आईएस का फॉर्मेट भी है, वहां से ये 15,000 रुपए को निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा। और ये 15,000 अगर आपसे पूछे तो मुझे क्यों निकाला, तो आपने कहना है कि भाई आप हमारी इन्वेस्टमेंट पे पैसे मिले हैं, आपका मकाम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, आपका ताल्लुक कौन सी एक्टिविटी से, हम आपको कहाँ दिखाएंगे। तो इसलिए आपको ये ख्याल भी रखना होगा, यानी गेन हुआ है तो वो आपके प्रॉफिट में शामिल है। मैं आपको बता दूं, चलें ये भी बता दूं कैश फ्लो कहां से स्टार्ट करूंगा, इसलिए बता रहा हूं कि इस सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है सवाल, देखो सवाल की आखिरी लाइन, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सब कुछ प्लस और माइनस सिवाय किसके। तो इसका मतलब है ये वाला गेन भी इसके अंदर ऐड हुआ है। तो जब मुझे ऑपरेटिंग में सवाल यहां से स्टार्ट करना है, तो इसके अंदर 15,000 वो शामिल है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए तो यहीं जाते हैं इसी स्टेटमेंट पे, लेकिन कैश फ्लो के लिए वो 15,000 ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। तो यहां से निकाल के वहां 4,35,000 में ऑलरेडी शामिल है। इज दैट क्लियर। अगर ये नहीं करोगे कैश फ्लो कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों का हमने ख्याल रखना है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये वो ट्रांजेक्शन है जो तकरीबन आईकेप भी लाजमी देता है हर सवाल में। कैश फ्लो में समझ लो ये वाली ट्रांजेक्शन लाजमी होती है, एक एसिड खरीद लिया, आगे बोलेंगे शायद एक एसिड बेच दिया, सॉरी ये बेच दिया, खरीदने वाला हम खुद निकालेंगे। अगली इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 6 लाख रुपए। अच्छा आप लोगों ने डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या पढ़ी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या शायद डिस्कस किया हो कभी। मेरा तवानी साहब भी बताते हैं एंट्री, तवानी साहब ने डेप्रिसिएशन पढ़ाते वक्त आपको एक और एंट्री बताई होगी, बिल्कुल सर बता दें, जोर से बोले। एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी क्रेडिट, क्या ये जायज है, बिल्कुल जायज है। जब आप एक ही लेजर बनाए, आप कौन सा लेजर मेंटेन ना कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड का, तो फिर आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट कहां एडजस्ट करते हैं, कौन से लेजर में, पीपी में। मेरे पास फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है मेरे सवाल में, जो ऊपर है पीपीई के साथ क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तभी तो मैं कह रहा था ये ग्रॉस है या नेट है। ये मेरे पास जो वैल्यूज दी जा रही है, मैंने हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, देखें अपनी हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, ये नेट वैल्यूज है। यानी मेरा डेप्रिसिएशन डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी। अब मैं एक अकाउंट बना रहा हूं पीपीई का। अब आप बोलेंगे सर पता नहीं क्यों पीपीई का अकाउंट बना रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कैश फ्लो का सवाल पीपी के अकाउंट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल मुकम्मल होता होगा। आप ये बातें, कुछ बातें मैं कह रहा हूँ ना उसको नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह आगे आपको याद आएंगी। कैश फ्लो की मैं इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम पास पेपर का तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तकरीबन सारे सवाल और भी मैक्सिमम जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अब आप देखिएगा, ये मैं लेजर बना रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये टी अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, मेरे सामने इसकी क्या आ गई है, एडजस्टमेंट आ गई है इवन। अभी आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
लुक एट दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीपीई? मेरा सवाल है आप लोगों से, पीपी की नेचर एसेट, लेजर में पोस्टिंग करना तो आती है ना भाई, पीआरसी में पढ़ी थी, एसेट है ना। एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होता है? डेबिट साइड पे। क्या आपके पास पीपीई का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है? 3075000, सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? अब इधर देखिए, इसको हम रखेंगे यहां पे 30, क्या था, 3075, आगे 000 था, सही कह रहा हूं? अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस है, सर ने ओपनिंग बैलेंस रखा डेबिट साइड पे, यस और नो? एंडिंग बैलेंस कहां पर आएगा? वो बाद में रख दूंगा, किसी वजह से रोक रहा हूं। मेरे सामने एडजस्टमेंट आई है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया था, आप लोगों ने कहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वो वाली ट्रांजेक्शन में इस सवाल में इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि इस सवाल में मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं भी वैसे ही देख रहा था हैंड आउट में, क्वेश्चन 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिए हुए बैलेंस शीट पे, तो क्वेश्चन 2 में जब एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, वहां एक्यूमुलेटेड का लेजर भी बनाऊंगा, यहां नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन पूरे सवाल में मौजूद नहीं है, और तकरीबन आई कैप भी ज्यादातर यही करता, नेट देता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इसकी डबल एंट्री, फिर क्या बनेगी इन्होंने जो बताई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी क्रेडिट। तो क्या मैं आपकी इजाजत से यहां पे लिख दूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट 6 लाख रुपए, यस और नो? अच्छा, अब आगे आ जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एक और पॉइंट, टैक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी रुक जाए, टैक्स की रुक जाए, टैक्स पे आगे जाऊंगा, पहले मैं पीपी की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। टैक्स के बाद क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड कहां से देते, उसके लिए रिटर्निंग का टी अकाउंट बनेगा, रुक जाए। गेन ऑन प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन, इसका ताल्लुक पीपी से होता है, यस सर। कितने का गेन हुआ इस साल? 3 लाख। ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसकी डबल एंट्री तो माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं। पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, मैंने आपकी इजाजत से पीपी को डेबिट किया और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट किया, कितने से? 3 लाख से। आपको पता है इस ट्रांजेक्शन से मेरा एक और हेड वेरीफाई हो गया। कौन सा हेड मेरा वेरीफाई हो गया? मेरे सोफक पे रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले कितने का आ रहा था? 1.5 लाख। अब कितने का आ रहा है? 4.5 लाख। कितने से बढ़ गया? 3 लाख से। तो हमने ये देखे ना डबल एंट्री में, पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट, बाय नेचर क्रेडिट ही होता है। पहले से 1.5 लाख क्रेडिट था, 3 लाख इस साल और क्रेडिट हुआ। अब इस साल की बैलेंस शीट पे कितना सरप्लस है? 4.5 लाख। इन्होंने कोई ट्रांसफर नहीं किया। एक होता है ना ट्रांसफर की पॉलिसी, पढ़ ली आपने पीपी के अंदर, वो अगर ट्रांसफर होगा तो वो हमें लिख कर देगा। मैंने देखा है कि अपने एक आध सवाल में लिख कर भी दिया है, और वहां नजर भी आ रहा है कि लिख कर भी दे दिया। तो वो मैं तो समझता हूँ अगर नहीं भी लिखता है कि आप समझदार हैं, खुद भी समझ जाते, क्योंकि वहां जीरो था, जीरो से वो आपको बताऊंगा जब करवाएंगे। बहरहाल एक सवाल पूछ रहा हूं, इस वक्त बोर्ड पे एक और इंपैक्ट है जो बोर्ड पे ही नजर आ रहा है, जिसको मुझे इसी लेजर में पोस्ट करना है। डिस्पोजल पीपी क्रेडिट 4,35,000 से या 4,20,000 से? 4,20,000 कैरिंग वैल्यू, ये टी अकाउंट कैरिंग वैल्यू पे बन रहा है, कैरिंग वैल्यू को बुक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। 4,20,000, ये देखो ना पीपी क्रेडिट 4,20,000 पहली डबल एंट्री में। अब मेरी बात सुने, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस मौजूद था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट पोस्ट कर दिया, रिवैल्यूएशन लिखी हुई थी नीचे, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस का अकाउंट भी वेरीफाई हो गया और पीपी में पोस्टिंग हो गई।
पहली ट्रांजेक्शन में डिस्पोजल किया था, पीपी क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, ये भी हो गया। अब एंडिंग बैलेंस देख लो, कितना एंडिंग बैलेंस है पीपी का, कैरिड डाउन बैलेंस जिसको बोलते हो आप लोग, 42,75,000, 42,75,000 एंडिंग बैलेंस यहाँ पे आता है एसेट का, सबको पता है ना ये बात। अब आप गौर से देखिए, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं यार, मैं शहीद हूं सपोज, और मैं अपनी यहाँ पे एक लेजर की आपसे बात पूछ रहा हूँ कि यार मेरा लेजर मुझे ये कह रहा है कि साल के आखिर में मेरे पास कितने पीपी मौजूद है, कितने लाख रुपए के, 42 लाख। शाफे एक मिनट बता रहा हूँ, रुक जाए, 42,75,000। और मैं ये कह रहा हूं मैंने इस साल 4,20,000 की कैरिंग वैल्यू वाले एसेट बेच भी दिए, और मैंने इस साल 6 लाख रुपए से एसेट डेप्रिशिएट भी किए। इसका मतलब है जो डेप्रिशिएट हुए वो भी मौजूद थे, जो बेचे वो भी मौजूद थे, और जो मौजूद है वो तो मौजूद है। तो जरा इन सबको प्लस करो तो कितने लाख रुपए बन जाते हैं, जरा बताओ। 52, अच्छा 52,95,000 है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मेरे पास साल के शुरू में सिर्फ 30,75,000 के एसेट थे, कितने थे, 3 लाख, सॉरी 30 लाख, और चलो थोड़े मेरे एसेट रिवैल्यूड भी हो गए, तो क्या रिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा 20-25 लाख रुपए की हो गई है क्या? रिवैल्यूएशन सिर्फ कितने की हुई है, 3 लाख रुपए की, तो ये तो बनते 33,75,000, 33 लाख, लेकिन ये तो हो रहे 52,92,000, तो एसेट तो बहुत सारे बढ़ गए। तो क्या एसेट हमने क्या किए होंगे, इस साल परचेज किए होंगे, ये क्वेश्चन मार्क होता है कैश फ्लो में नॉर्मली, हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, परचेज किए होंगे तो फ्री में खरीदे होंगे, बाबा कॉम की तस्वीरें खर्च की होंगी, क्या डबल एंट्री बनी होगी, पीपी डेबिट। मैंने कहा था कैश वाली वैल्यूज कौन से मार्कर से लिखूंगा ताकि हमें कैश फ्लो बनाने में आसानी होगी। इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो कौन कह रहा है यार, आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक और इंपैक्ट आया है, पहला वाला इनफ्लो था, ये आउटफ्लो है। निकालो मिसिंग फिगर कितनी आ रही है, यस दिस इज द आउटफ्लो, 52,95,000, और ये आपके पास डिफरेंस आ गया 19,20,000। ये आपने एसेट खरीदे हैं, तभी तो साल के आखिर में इतने सारे एसेट हो गए, इतने बेच भी दिए, डेप्रिशिएट भी कर दिए, फिर भी इतने बढ़ गए, तो भाई खरीदे हमने यार, साल के शुरू में कम थे। अच्छा भाई, यहाँ पे कॉलर थे हमारे साथ अभी मैसेज में, मोहम्मद शाफे, सर ये रीवैल्यूएशन वाली पोस्टिंग समझा। शाफे भाई ये आखिरी एडजस्टमेंट है सवाल की, गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन हुआ है 3 लाख, और इस बात का सबूत सबसे बड़ा हमें कौन सा लेजर दे रहा है, कौन सी सोफक पे वैल्यू बता रही थी, शाफे भाई मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास पहले था 1.5 लाख, अब हो गया 4.5 लाख, सरप्लस अल्लाह का शुक्र है इस साल और आ गया, कितना सरप्लस और आ गया, 3 लाख। तो ये सरप्लस कौन सा एसेट का होता है, पीपीई का, जिसकी बात यहाँ पे समझा भी दी आपको इन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट में कि हमारा प्रॉपर्टी डिवैल्यूएशन पे, सर बातें नहीं करे, कितना गेन हुआ है, 3 लाख। आप लोग भूल गए, फाइनल अकाउंट में ये थी पढ़कर आए, मैंने तो पहले ही सवाल पीएमएल करवाया था, उसमें भी मैंने एसेट रिवैल्यूएट करवाए थे, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, व्हाट इज लैंड, व्हाट इज बिल्डिंग, पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तो मैंने वही तो पोस्टिंग की है, पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट। जी मोहम्मद शाफे, ऑल इज वेल। शाफे भाई आपको हमारी आवाज आ रही है, ओके जदाकल्ला। दो एडजस्टमेंट मैंने होल्ड की थी, अब उनको एडजस्टमेंट पे बात कर रहा हूँ। टैक्स पेड फॉर द ईयर, अच्छा एक होता है टैक्स पेड और एक होता है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, दोनों सेम नहीं होते, एक्सपेंस फॉर द ईयर कुछ और होता है और पेड फॉर द ईयर कुछ और होता है। इस टाइप के एमसीक्यूज हमने करे थे एक्रूवल प्री पेमेंट में, ERC 4 में। अब मुझे बताएं, सोफक पे आए जरा, टैक्स पेबल की इंफॉर्मेशन है, जरा इधर देखिएगा, बिल्कुल ये ऊपर देखें टॉप पे, करंट टैक्स लाइबिलिटीज, व्हाट इज करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी
व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी, क्या बोलता था मैं टाइटल, टैक्स टैक्स पेबल, व्हाट इज दिस, टैक्स पेबल। अब मैं यहां पर एक और टी अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम क्या रखूंगा, टैक्स पेएबल। और टैक्स पेबल का टी अकाउंट, वर्किंग नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ टैक्स पेएबल लायबिलिटी। लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस कहां होता है, क्रेडिट साइड पे, इधर देखिएगा, लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस कहां होता है, डेबिट साइड पे, ओपनिंग क्रेडिट पे, एंडिंग डेबिट पे। पहले तो आओ बैलेंस शीट पे, 75,000 और 60,000, ये 75,000 वाला कॉलम कौन सा है, ओपनिंग, और 60,000 वाला कॉलम एंडिंग। 75,000 ऐसे पीआरसी 4 में एमसीक्यूज हैं, यूटिलिटीज पेबल, इंटरेस्ट पेबल, एक्रूअल प्री पेमेंट में, वहां भी मैं लेजर बनाता था। अब ये दो फिगर आएंगी इन बिटवीन, एक होता है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर और एक होता है टैक्स पेड फॉर द ईयर। लेकिन याद रखना, इनकम स्टेटमेंट जो आप बनाते हो ना, वो कैश बेसिस पे नहीं होती, वो एक्रूअल पे होती है। इनकम स्टेटमेंट पर जो जाता है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर, लेकिन कैश फ्लो में जो जाएगा वो पेड फॉर द ईयर। ये ऊपर जो मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा था, इसमें आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है या पेड फॉर द ईयर। ये कभी कभी पेड के बजाय क्या देता है, हाँ, फिर हमें क्या निकालना होता है, पेड। और जब ये पेड देगा तो हम क्या निकालेंगे, मैं यहाँ पे एक बात अभी आपको वेरीफाई करवाऊंगा। अच्छा आप मुझे बताएं, टैक्स पेड फॉर द ईयर 1,05,000, ये पेबल का लेजर मैंने बनाया है। जब मैं पे करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वेन एवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी टैक्स पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश को मैं कौन से मार्कर से लिख रहा हूं, क्योंकि अब ये कौन सी, कैश पे करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्या, वेरी गुड, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग में आउटफ्लो दिखाऊंगा, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या ये मेरा बैलेंस आ रहा है टी अकाउंट, नहीं आ रहा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं यार, मैंने गवर्नमेंट को इस साल कितने का टैक्स दे दिया है, 1,00,000, और अभी भी नहीं, 1,65,000 का नहीं दिया है, 1,05,000 का दिया है, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर वाजिबू लगा कितना रह गया, तो मेरा पूरा एक्सपेंस कितना था टोटल, एक टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1,00,000। क्या साल के शुरू में 1,65,000 की लाइबिलिटी थी, सिर्फ कितनी थी, बाकी सारी लाइबिलिटी इस साल की है। तो इस साल जो मैंने टैक्स एक्रू किया होगा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल, टैक्स के टी अकाउंट में कौन सी साइड पे फर्क आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल। यहां पे एक बात आपको प्रूफ करने जा रहा हूं बस, कितना आ रहा है ये डिफरेंस बता दे मुझे, 90,000। अच्छा अब एक चीज मैं प्रूव करने जा रहा हूं जो मैंने शायद हैंड आउट में लिखी हुई है, जो सवाल में मिसिंग थी वो मैंने लिखी है। हैंड आउट में देखिए नीचे इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। एक्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आया था, पेपर में क्वेश्चन में कहां तक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मैंने टैक्स एक्सपेंस निकाल लिया, याद रखना 1,05,000 टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं, वो पेड फॉर द ईयर है। सोसी में पेड फॉर द ईयर नहीं जाता, क्योंकि सोसी का ताल्लुक एक्सपेंस और इनकम फॉर द ईयर से, वो कहता है पे करो या ना करो, रिसीव करो या अप्रूवल पे चलता है। लेकिन कैश फ्लो बोलता है मैं तो किस पे चलता हूँ, कैश पे। जो रिसीव होगा वो कैश फ्लो में जाएगा, जो पे होगा चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो। आप मुझे बताएं, यहाँ ये लिखने की वजह है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, ये जो मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ मिसिंग फिगर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मेरे पास टैक्स एक्सपेंस आ गया, मिसिंग फिगर से कितना टैक्स एक्सपेंस आया है, 90,000। एक बात प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ असल में मैं आपको, और वो समझ लो शायद आज की आखिरी वर्किंग भी होगी, क्योंकि फिर नमाज का टाइम भी होने वाला है, लंच का टाइम भी होने वाला है। 7,20,000 में से 90,000 माइनस कर दें, 6,00,000। व्हाट इज 6,30,000, वेरी गुड।
वेरी गुड, दिस इज पीएटी। कितना पीएटी आ गया? 6 लाख। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और वेरीफाई करवाता हूँ, और वो मैं आपको एक चीज जो वेरिफिकेशन करवाना चाह रहा हूँ ना, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये बताओ, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इस वेरी गुड, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में। कैलकुलेटर है आप लोग के पास? एक का ओपनिंग बैलेंस देखो कैलकुलेटर में सब लोग, कितना दिया भाई? 9,15,000। 9,15,000 है ना? अच्छा, आपको याद है जब मैं सोफा बनाता था, कल तक मैं आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहा था, तो मैं रिटेन अर्निंग जो ट्रायल बैलेंस होती थी, आंख बंद करके वही लिख दिया करता था। उस पर किसको ऐड करता था? नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। ऐड करने के बाद वो मेरा एंडिंग रिटेन अर्निंग आता था। लेकिन अगर मैंने एक का सवाल करवाया था, 2 सवाल थे शायद, इसमें क्या पे किया था कंपनी ने, वो माइनस करके तो मेरा बैलेंस कम हो जाता था। अब आप लोग देख रहे होंगे सर, ये 9,15,000 रुपए ओपनिंग रिटेन अर्निंग था, और आपने मिसिंग फिगर निकाल के पीएटी निकाले 6,30,000। तो हमारे हिसाब से तो रिटेन अर्निंग कितना होना चाहिए जी? 15 लाख। लेकिन सर ये सवाल में जो आ रहा है रिटेन अर्निंग, ये तो 14 लाख। तो बाकी पैसे चोरी हो गए खुदा ना खास्ता। हमने क्या दिया होगा? कितना डिफरेंस आ रहा है जी? 75,000। वो आपको सवाल में इन्होंने बता भी दिया है। एक एडजस्टमेंट जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं की, डिविडेंड ड्यूरिंग या अमाउंटिंग टू ₹75,000 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बात यहां से वेरीफाई भी हो रही है। और कभी कभी एग्जामिनर क्लेवर होता है, वो ये लिख के नहीं देता, साइलेंट असम्पशन होती है कि आपको उसने इशारा दे दिया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो, आपके पास रिटेन का कौन सा बैलेंस था, फिर आपका अगर आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा एंडिंग से, एंडिंग का में होना ज्यादा चाहिए, तो वो पैसे चोरी नहीं हुए, वो पैसे कहाँ चले गए? डिविडेंड दे दिया है आपने। साइलेंट असम्पशन पे भी ये होता है। ठीक है, कैश फ्लो में बहुत सारी चीजें साइलेंट असम्पशन पे होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने ये पीपी का टी अकाउंट बनाया, तकरीबन 8 सवाल में बनाएंगे, और तकरीबन ज्यादातर सवाल में ये यहीं पे डिफरेंस आएगा। किस साइड पे डिफरेंस आएगा? तो वो साइलेंट असम्पशन क्या होगी कि हमने किस पे खरीदा है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर हो सकता है ये उधार पे खरीदा होगा। अगर उधार पे खरीदेगा तो बताएगा कि वो पेबल बैलेंस शीट पे नजर भी आएगा। फिलहाल बैलेंस शीट पे ऐसा कोई अदर पेबल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल 1545, और आप लोग कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास होना चाहिए था, और लेकिन 1470 हो रहा था। तो डिफरेंस कितने का आ रहा था? 75 का। आपने देख लिया, वो बेसिकली आपका क्या है? डिविडेंड। उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा देता हूं। उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये देखिए। अगली आखिरी एडजस्टमेंट बस कर रहा हूं, सवाल एंड कर रहा हूं। कौन सी एडजस्टमेंट आ गई थी आखिरी, जो मैंने अब तक हाईलाइट नहीं की है? डिविडेंड की एडजस्टमेंट जब भी मैं देखता हूं ना, तो बस मेरे दिल में ख्याल आता है कि फौरन कौन सा टी अकाउंट जाके बना दूं जी। कौन सा टी अकाउंट? क्योंकि डिविडेंड कहां से पे किया जाता है? रिटेन अर्निंग। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस यहाँ पे आता है। बताएं ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का सवाल में, वेरी गुड, 915,000 बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। एंडिंग बैलेंस देख लो, 14,70,000, ये मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, ये बताओ कि नेट प्रॉफिट, अच्छा मैं ये लिख रहा हूँ पीएटी, आप समझ जाएंगे ना पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर। सवाल में नहीं था, मैं कैलकुलेट करके ले आया हूँ। टैक्स एक्सपेंस निकाला, वो माइनस करके आ गया, कितना आया था? 6,30,000। तो 6,30,000 और 9,15,000, 9 और 6 15, 15,45,000 बन रहे, 15 लाख। लेकिन 15,45,000 तो नहीं हो रहा। वैसे तो हम खुद भी समझदार थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एग्जामिनर ने भी मदद करी हमारी। उसने बोल दिया हमने 75,000 का क्या दिया है? डिविडेंड।
अच्छा, ये डिविडेंड एक होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और एक क्या होता है, हाँ, अगर ये पे नहीं हुआ होता ना, तो ये मुझे बैलेंस शीट पे किसके तौर पे नजर आता? अच्छा, 15,45,000। अगर ये पे नहीं हुआ होता ना, तो मुझे बैलेंस शीट पे क्या नजर आता? लाइबिलिटी। बैलेंस शीट पे डीपी होती, डीपी मतलब डिविडेंड पेएबल। बैलेंस शीट पे डिविडेंड पेएबल। मेरा ख्याल है ये 2022 या 23 में जो आईकेएफ का क्वेश्चन आया था ना, उसमें बैलेंस शीट पे डिविडेंड पेएबल भी है दोनों तरफ, ओपनिंग पे भी है, और तो फिर वो जो अनपेड होगा ना, वो नहीं जाएगा कैश फ्लो में। कैश फ्लो से कौन सा जाएगा? और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ये हो गया नहीं हो गया? ये इतनी तकरीर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा डिविडेंड, लेकिन कौन से मार्कर से लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा आउटफ्लो हो चुका है। यानी आप समझ ले ये एंट्री बनी है, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। रिटेन, अच्छा 70,000 रुपए, 70 है, 75 है। रिटेन अर्निंग डेबिट, सॉरी 75 था, ये बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने, ये पढ़ ले 75 लिखा हुआ है। डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज 75,000 रुपए वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। रिटेन अर्निंग डेबिट, वैसे मैंने डिविडेंड लिखा है, वैसे ये कैश क्रेडिट हुआ है, राइट। तो बेसिकली ये रेड मार्कर से इसलिए शो करवाया है ताकि आपको याद रहे, ये भी कैश का क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मर्जी आपकी है, चाहो तो कहाँ दिखा सकते हो, चाहो तो कभी कभी सवाल जिस तरह भी मैंने कहा वो आईकेएफ ने 2023 में बाउंड कर दिया था, तो वहां तो हम फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे। लेकिन वैसे मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस है, मैं फाइनेंसिंग में दिखाता हूँ डिविडेंड को, इंटरेस्ट को दिखाता हूँ ऑपरेटिंग में। मेरा ख्याल है ऑफ करें आज के लिए, कुछ खाना वाना खा लूँ मैं भी, असल में मेरी अभी बैरिया में क्लास है 2:30 बजे, टाइम भी शॉर्ट है, खाना खाना है, नमाज पढ़ना है, वहां पहुंचना भी है इंशाल्लाह, ठीक है। विद दिस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।